हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ अनामिका और आप सभी का स्वागत है उदित फार्मेसी में। और हम जैसे कि पढ़ रहे हैं, हम यूपी फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, एनएचएम की तैयारी कर रहे हैं, जो कि इस बार जो पेपर सेट होगा तो प्रोबेबिलिटी ये है कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें से जरूर जरूर क्वेश्चंस आएंगे, तो हम उसी की प्रिपरेशंस करवा रहे हैं। और क्योंकि पूरा क्वेश्चन पेपर जो होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में होगा, सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं और मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको स्क्रीन शेयर हो जाएगी। तो उससे पहले, स्क्रीन शेयर होने से पहले सभी को गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 21, दैट इज ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस। ऐसी ड्रग्स जो कि कहाँ पे एक्ट करेंगी? एएनएस पे एक्ट करेंगी। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। टाइम बहुत कम है तो थोड़ा सा हम फास्ट लेके चलेंगे। अगर टाइम कम, अगर हमें टाइम प्रॉपर पड़ जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर हम दूसरे और क्वेश्चंस भी ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जहां से मिले वहां से पढ़िए, उसके रीजनिंग ढूंढिए, क्यों है, क्या है, कैसा है, उस सब के क्वेश्चन ढूंढेंगे तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर नंबर 21 क्या कहना चाह रहा है। कि चैप्टर नंबर 21 की एक तरीके से डेफिनेशन क्या है, कि वो क्या कहना चाह रहा है। देखिए, ये है चैप्टर नंबर 21, ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस। ऐसी ड्रग्स जो कि कहाँ बाइंड करती हैं? हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पे बाइंड करती हैं। अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एएनएस क्या है ना? क्योंकि एएनएस क्या है आप भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं भी ज्वाइन हो जाती हूँ एक सेकेंड, ताकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ सकूं, कौन कौन सही आंसर दे रहा है और कौन कौन सही आंसर नहीं दे पा रहा है। बट हाँ, कोशिश करते रहिएगा फिर भी। जस्ट होल्ड। तो चलिए, हमारा लाइव सेशन हमने फोन पे भी कनेक्ट कर लिया है। चलिए ठीक है, अब मैं आपके चैट्स देख सकती हूँ, आप कमेंट जो कर रहे हैं वो हम देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस। तो ऐसे ड्रग जो कि कहाँ बाइंड कर रही है? हमारे एएनएस पे। देखिए, एएनएस का मतलब है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब ऐसे हमारे जो नर्वस सिस्टम से ऐसे फंक्शन होने वाले हैं जो कि कैसे हो? ऑटोमेटिक हो। ठीक है, ऑटोमेटिक समझते हैं? ऑटोमेटिक चीजें कब होती है? कि जब वो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है, खुद ब खुद अपना फंक्शन करती है ना? तो ऐसे फंक्शन जो कि किसके थ्रू हो रहे हैं? हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू हो रहे हैं। नर्वस सिस्टम हमारे कहाँ होता है? एक तरीके से हम कह सकते हैं सीधी सीधी भाषा में कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा एक तरीके से कहाँ है? हमारे ब्रेन के अंदर है। और हाँ, अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि नर्वस सिस्टम या ब्रेन की यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट है न्यूरॉन्स। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है। ठीक है, तो अगर बात कर रहे हैं हम ड्रग एक्टिंग ऑन एआरएस, तो हमारे ऐसे नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन के ऐसे न्यूरॉन्स की बात की जा रही है जो कि हमारे बॉडी के अंदर ऐसा फंक्शन करता हो जो ऑटोमेटिकली हो रहा है। ऑटोमेटिकली अब जैसे फंक्शन आप देख सकते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन हो रहा है? तो हार्ट बीट है ना? हार्ट बीट कैसी है? आप कंट्रोल कर पा रहे हैं? आपका ऐसा है कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है तो मैं अपने हार्ट को बीट नहीं करवाता हूँ, और मेरा कल मन कर रहा है तो मैं कल बीट करवाऊंगा। क्या हार्ट का फंक्शन ऐसा है? नहीं है, क्योंकि हार्ट कॉन्टिन्यू बीट करता है, कॉन्टिन्यू काम करता है ना? जो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्या है? पूरा सर्कुलेट हो रहा है हमेशा। ऐसा तो नहीं है कि ब्लड एक दिन रुक गया, एक दिन चल रहा है, फिर आज उसे सोने का मन कर रहा है, आज उसका ब्लड सर्कुलेट करने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं है ना? क्योंकि ब्लड का काम है हमेशा बॉडी के अंदर सर्कुलेट होना, एक जगह से दूसरे टिश्यूज तक पहुंचना, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना। ठीक है, तो ब्लड भी क्या कर रहा है? सर्कुलेट कर रहा है। सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं हम, कुछ टाइम तक तो हम सांस को क्या कर पा रहे हैं? रोक पा रहे हैं, लेकिन हमारा वो ऑटोमेटिक फंक्शन है कि वो आ रही है जा रही है, कभी ध्यान भी नहीं जाता। हम नॉर्मली कभी भी हमारा ऐसे ध्यान नहीं जाता है कि सांस आ रही है जा रही है या कुछ भी, है ना? अ, अ, या फिर कह सकते हो हमारे जितने भी हमारी
आंखों का झपकना हुआ है ना, ब्लिंक करना हुआ, वो भी क्या एक तरीके से क्या है, बहुत देर तक आप आंख खुली नहीं रख सकते, वो भी क्या एक ऑटोमेटिक फंक्शन है। सांस लेना, बीट करना, तो इस टाइप के फंक्शन जो ऑटोमेटिक हैं, डाइजेशन होना, ठीक है, सिक्रीशन होना, तो ये सब जो फंक्शन है ये सब क्या है, ऑटोमेटिक फंक्शन है। तो ऐसी ड्रग्स जो कि क्या करिए, ऑटोमेटिक फंक्शन को एनहेंस करती है, इस कैटेगरी की ड्रग्स के अंदर आती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अच्छा, यहाँ पे मुझे आपको एक चीज और बतानी है, जस्ट होल्ड ऑन। जो ड्रग्स एक्ट करती है हमारे एएनएस पे, उन्हें हम 4 कैटेगरी में हम बांटते हैं, ठीक है। कैसे कैसे 4 कैटेगरी में बांटते हैं, सबसे पहले हम कह सकते हैं, शॉर्ट में लिख रही हूँ, सिंपैथोमाइमेटिक, ठीक है, ये क्वेश्चन आगे आएगा, आगे इलेबोरेट करूंगी। सिंपैथोमाइमेटिक, दूसरा सिंपैथोलाइटिक, ठीक है, दूसरा पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, और फोर्थ है पैरासिम्पैथोलाइटिक, ठीक है। और यही ड्रग्स, इन सबकी कैटेगरी के अंदर ही ड्रग्स हमें पढ़नी है, ठीक है। सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स कहने का मतलब एड्रेनर्जिक ड्रग्स, सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स कहने का मतलब एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स लाइक कोलिनर्जिक ड्रग्स, पैरासिम्पैथोलाइटिक्स लाइक मतलब एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, ठीक है। तो कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, एड्रेनर्जिक और एंटी एड्रेनर्जिक, हमें ये ड्रग पढ़नी है। तो अभी जस्ट इसको अभी स्किप करते हैं और हम पढ़ते हैं कौन सा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपने डिप्लोमा में पढ़ चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं कर रही हूँ, इसलिए सिर्फ मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ ताकि क्वेश्चंस पे आप थोड़ा फोकस करें बजाय थ्योरी के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेलेक्ट कोलिनर्जिक रिसेप्टर। देखिए हमें कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स बताने हैं कि कौन कौन से कोलिनर्जिक रिसेप्टर हैं। तो एएनएस पढ़ रहे हैं हम, एएनएस के अंदर अभी मैंने बताया कि कोलिनर्जिक ड्रग्स किसके अंदर आए, कोलिनर्जिक ड्रग्स ये आता है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक के अंदर। तो सबसे पहले जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उन्हें हम और क्या कह सकते हैं, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक रिसेप्टर, ऐसे रिसेप्टर जो कि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक पे बाइंड करेंगे। या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक के रिसेप्टर कौन से हैं, मस्करिन है, डोपामीन है, निकोटीन है, निकोटिनिक है, या फिर बोथ ए और सी है। तो हाँ, इसका आंसर है डी, बोथ ए एंड सी। तो फर्स्ट का आंसर है डी, बोथ ए एंड सी। देखिए जब हम कोलिनर्जिक की बात करते हैं, जब पैरासिम्पैथोमाइमेटिक की बात करते हैं, तो ऐसी ड्रग्स जो कि क्या कर रही है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे बाइंड करके किसके सिक्रीशन को बढ़ा रही है, एसिटाइल कोलिन को, ठीक है। और ये एसिटाइल कोलिन, या फिर कह सकते हैं कि ये जो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक है, ये जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, मस्कैरिनिक, ठीक है, और दूसरा होता है निकोटिनिक, ठीक है, मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर पूछा गया है, तो मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक, तो ए एंड सी बोथ आर करेक्ट, इसलिए फर्स्ट का आंसर है बोथ ए एंड सी। ओके, सीमा चौहान, दिनेश पटेल, एच के राज, ओके, जिसने भी आंसर सही दिया है इसका मतलब आप सही जा रहे हैं। नेक्स्ट है कैटेकोलामाइन इज, जो कैटेकोलामाइन है वो क्या है। तो ये क्वेश्चन हमने 2 या 3 बार हमने पिछले जो लाइव सेशन हमारे चले थे उसमें हम बता चुके हैं कि कैटेकोलामाइन क्या है। एड्रेनालिन है, साल्ब्यूटामॉल है, एम्फेटामिन है, या फिर एफेड्रिन है। तो कैटेकोलामाइन का जो आंसर है वो क्या है, सेकंड का है आंसर, कैटेकोलामाइन इज एड्रेनलिन। एड्रेनलिन किससे बन रहा है हमारा, कैटेकोलामाइन से बन रहा है। अब ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये भी क्या ड्रग्स हैं, ये भी एडिनर्जिक ड्रग्स हैं, लेकिन ये जो ड्रग्स हैं ये क्या कर रही हैं, ये देखिए ये जो सारी ड्रग्स हैं, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये जो सारी ड्रग्स हैं ये किसके अंदर आती हैं, सिंपैथोमाइमेटिक के अंदर, ठीक है। सिंपैथोमाइमेटिक के अंदर ये ड्रग्स आती है, कहने का मतलब सिंपैथोमाइमेटिक को और हम क्या बोलते हैं, एड्रेनर्जिक, एड्रेनर्जिक ड्रग्स। और ये एड्रेनर्जिक ड्रग्स एड्रेनलिन भी बनाती है, साल्ब्यूटामॉल भी आती है, एम्फेटामिन भी आती है और एफेड्रिन भी आती है। लेकिन यहाँ पर जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं ये भी कौन कौन सी होती हैं, कैटेकोलामाइन होती है और दूसरी होती है नॉन कैटेकोलामाइन। ओके, याद रहना चाहिए आपको ये।
तो एड्रेनर्जिक जो ड्रग्स हैं वो कैटेकोलामाइन और नॉन कैटेकोलामाइन दो टाइप की कैटेगरी होती है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, कैटेकोलामाइन के बारे में पूछा गया है। तो कैटेकोलामाइन की जो कैटेगरी है वो है एड्रेनलिन। क्योंकि अब कैटेकोलामाइन और नॉन कैटेकोलामाइन में डिफरेंस क्या है ये हम देख लेते हैं। तो जो कैटेकोलामाइन है वो क्या है, एरोमेटिक अमीन है, या फिर कह सकते हैं अमीन का एक ग्रुप है जिसमें कैटेकॉल लगा हुआ है। कैटेकॉल ग्रुप का नाम है, कैटेकॉल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए कैटेकोलामाइन है। और ये नॉन कैटेकोलामाइन क्यों है, क्योंकि इसमें कोई कैटेकोलामाइन ग्रुप नहीं लगा है। ओके, इसलिए कैटेकोलामाइन इज द एग्जांपल ऑफ एड्रेनलिन, या फिर एड्रेनलिन इज द एग्जांपल ऑफ कैटेकोलामाइन। हाँ, यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन और है, अगर आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। बात करते हैं हम, एक तो सिंपैथेटिक है, ठीक है, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तभी शायद आप यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे। जो सिंपैथोमाइमेटिक है और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक है, ये दोनों के दोनों ही किसके फंक्शन को कंट्रोल करता है, एएनएस से होने वाले फंक्शन को कंट्रोल करता है। एएनएस से फंक्शन होने वाले कौन से हैं, जो कि कैसे है, जो अनैच्छिक है, मतलब हमारी इच्छा से अलग हैं। जैसे कि मैंने बताया ना, जो ऑटोमेटिक फंक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो ऑटोनॉमिक फंक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी सिंपैथोमाइमेटिक अलग है और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक अलग है, या फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अलग है, या फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अलग है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, जितने भी हमारे सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स हैं वो कौन सा फंक्शन प्रोड्यूस करते हैं, वो फंक्शन प्रोड्यूस करते हैं फाइट और फ्लाइट का, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, फीड और ब्रीड। देखिए, बहुत इजी है समझने में, कोई बहुत ऐसी टेढ़ी खीर नहीं है, बहुत सिंपल है। सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स के अंदर क्या आ रही है, सारी एड्रेनर्जिक ड्रग्स आ रही हैं। अब सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स कहाँ से कंट्रोल हो रही है, हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब है ऐसे फंक्शन जो कि हमें क्या करते हैं, या तो लड़ने के लिए या फिर भागने के लिए प्रोड्यूस करते हैं ऐसे फंक्शन, ठीक है। मान लो कोई ऐसी इमरजेंसी जैसी कंडीशन आ जाती है और आपको उसमें या तो लड़ना है या तो भागना है, तो आप क्या करेंगे, एक एक डर वाली है कि आपको या तो लड़ना है, आप एकदम से क्या लेंगे, एक डिसीजन लेंगे कि यार मुझे लड़ना है, ठीक है। और दूसरा डिसीजन क्या लेंगे, नहीं अभी बचना है, फिलहाल अपने आप को सेव रखो, बाद में देखेंगे, है ना। तो भागना है या लड़ना है, ऐसे जो फंक्शन है वो कहाँ से होते हैं, हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। और ये फंक्शन कहाँ से होते हैं, ये भी आपको याद रखना है कि जितने भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से होने वाले फंक्शन है, जैसे कि फाइट और फ्लाइट की बात हो रही है, ये कंट्रोल करते हैं थोरैको लंबर आउटफ्लो, थोरैको लंबर आउटफ्लो, ठीक है। थोरैको लंबर आउटफ्लो ये कंट्रोल करते हैं। फीड और ब्रीड कहने का मतलब, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कहने का मतलब है फीड और ब्रीड जैसे फंक्शन रखता है कि खाओ पियो और बस अपनी जनरेशन बढ़ाओ, मतलब आराम वाला काम, बिल्कुल अ, आराम से खाओ, आराम से अपनी लाइफ स्पेंड करो, इस टाइप के जो फंक्शन है ना, थोड़े जो इस टाइप के जो फंक्शन है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो कि कहाँ कौन से आउटफ्लो को कंट्रोल करता है, फिर कैसे आउटफ्लो को कंट्रोल करता है, इसे हम बोलते हैं क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो, क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। अब ये भी क्या होता है, ठीक है। अब ये भी क्या होता है, मान लो ये हमारी हमारी बॉडी है, ठीक है। ये हमारी बैकबोन है, ये हमारे पैर है और ये हमारे हाथ है। हमें हाथ पैर से मतलब, सिर से मतलब नहीं है, हमें मतलब है इसकी रीढ़ की हड्डी जो हमारी बैकबोन है, ठीक है। तो हमारी बैकबोन को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कैसे कैसे करते हैं, चार पार्ट में डिवाइड कर दो। तो ये बैकबोन है, तो पहला, ठीक है, दो दो भाग में हो गया, फिर तीसरा और फिर ये चौथा, ठीक है, चौथा पार्ट। तो एक दो तीन चार, ठीक है, तो चार पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। तो पहले को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम, सर्वाइकल। सेकंड को बोलते हैं हम थोरेक्स, ठीक है। और उसके बाद जो बोन आती है उसे बोलते हैं लंबर, और लास्ट में होती है सैक्रल। देखो ये आपने पढ़ा होगा एचईबी में, अगर आपको याद होगा तो। अगर हम बैकबोन को थोड़ा सा टच करके भी, अगर अभी आप चेक भी कर रहे हैं, तो बैकबोन हमारे छोटे छोटे बोन्स में ऐसे ऐसे डिवाइड है ना। तो अगर हम सर्वाइकल बोन की बात करें, तो सर्वाइकल बोन में कितनी होती है, ऊपर से 7, ठीक है। अगर थोरेक्स की बात करें तो ऊपर से 12, ठीक है। लंबर की अगर हम बात करें तो
5, और सैक्रल की बात करें तो 5, और नीचे होती है छोटी सी बोन जिसे बोलते हैं कॉकिक्स, तो +1। ठीक है, ये टोटल काउंट होता है इसका। अब देखिए, ये मैं क्यों बता रही हूँ, ठीक है, ये समझना हमें पड़ेगा। ये मैं क्यों बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हम क्या बोल रहे हैं, फाइट और फ्लाइट तो हो रहा है, लेकिन किसके कौन से आउटफ्लो को कंट्रोल कर रहा है, थोरैकोलंबर। थोरैकोलंबर मतलब थोरैक्स और लंबर से होने वाले जितने भी फंक्शन है ना, हम बोलते हैं ना कि इसके L4 में दिक्कत आ गई, इसके T5 में दिक्कत आ गई, मतलब बैकबोन में कौन सी L में दिक्कत है, कौन से T में दिक्कत है, इसका मतलब इससे जो होने वाले फंक्शन होंगे अब वो थोड़े अनकंट्रोल हो गए, वो हमारे गड़बड़ हो जाएंगे। तो ये जो हमारी बैकबोन है, इसमें थोरैक्स और लंबर से होने वाले फ्लो, मतलब ये भी कनेक्ट होती है ना हमारे ब्रेन से, ग्लैंड्स कनेक्ट होती है हमारे ब्रेन से, तो ये हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं और फिर ब्रेन से इस टाइप के फंक्शंस हम करते हैं जो हम नॉर्मली, जैसे फाइट और फ्लाइट की बात हो रही है। ठीक है, तो थोरैक्स और लंबर से होने वाले आउटफ्लो को हम बोल रहे हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि कंट्रोल करता है हमारा फाइट और फ्लाइट को। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब है, क्या बोल रहा है वो, क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। ठीक है, क्रेनियोसैक्रल का मतलब है, क्रेनियो मतलब, ठीक है, सर्वाइकल बोन, ठीक है, और सैक्रल हमारी जो सबसे नीचे, तो इन दोनों से, सबसे ऊपर के 7 और सबसे नीचे के 6, इन दोनों से होने वाले फंक्शन को कंट्रोल करता है कौन, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, ये बात आपको याद रहेगी और मैंने कोशिश की है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो ठीक है, आप ओके कर सकते हैं। हाँ, सागर जायसवाल मैम गहराई में चली गई है, बिल्कुल, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक कौन से आउटफ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सिंपैथेटिक कंट्रोल करते हैं आपके थोरैकोलंबर आउटफ्लो को, और पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल करते हैं क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो को। ओके, और यहाँ पे कैटेकोलामाइन क्या है, एड्रेनालिन है, और एड्रेनालिन क्या करते हैं, एड्रेनालिन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करते हैं, और किस टाइप के है ये, सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स के अंदर आती है, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। समझ नहीं आया मैम, कोई बात नहीं है, आगे समझाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार्डियक मस्कैरेनिक रिसेप्टर। जो कार्डियक मस्कैरेनिक रिसेप्टर है, देखिए अभी हमने पढ़ा था कि मस्कैरेनिक रिसेप्टर 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, मस्कैरेनिक और निकोटिनिक 2 टाइप के कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये मस्कैरेनिक भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, M1 हुआ, M2 हुआ, M3 हुआ, M4 हुआ, M5 तक, ठीक है। तो M1 से लेकर M5 तक ये मस्कैरेनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कार्डियक मस्कैरेनिक रिसेप्टर किस में प्रेजेंट होता है, आर, तो थर्ड का आंसर क्या है, बी, आर ऑफ द M2 सब टाइप। ओके, तो कार्डियक मस्कैनिक रिसेप्टर, या फिर कह सकते हो कि जो, अगर क्वेश्चन ये आ रहा है कि M2 रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो M2 रिसेप्टर्स हमारे प्रेजेंट होते हैं हार्ट में। कार्डियक मतलब हार्ट की बात चल रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, which of the following secretions is not stimulated by acetylcholine। ऐसा कौन सा, इनमें से ऐसा कौन सा सिक्रीशन है जो कि एसिटाइलकोलिन स्टिमुलेट नहीं करता है। तो एसिटाइलकोलिन क्या स्टिमुलेट नहीं करता है, क्योंकि एसिटाइलकोलिन क्या क्या स्टिमुलेट करता है, टीयर भी करता है, पैनक्रेटिक जूस भी करता है और स्वेट भी करता है, लेकिन क्या नहीं करता है, वो है बाइल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बाइल। एसिटाइलकोलिन बाइल पे एज सच कोई भी सिक्रीशन का असर नहीं होता है, ना ही तो बाइल को बढ़ाएगा, ना ही तो बाइल को कम करेगा। और बाइल कहाँ से रिलीज होता है, लीवर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिलोकार्पिन इज यूज्ड फॉर। जो पिलोकार्पिन है वो हम कब यूज करते हैं, तो 5th का आंसर है पिलोकार्पिन यूज्ड। बताइए आंसर इसका। पिलोकार्पिन क्या है, पिलोकार्पिन एक ड्रग है जो कि एंटी, सॉरी, जो कोलिनर्जिक ड्रग है, और ये क्या करती है, ये कहाँ यूज करते हैं हम, ग्लूकोमा में। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब मान लीजिए आपको कभी आई टेस्ट कराने जाना है, तो डॉक्टर क्या डालता है, एक आई ड्रॉप डालता है ना, वो आई ड्रॉप डालता है और बोलता है कि 15-20 मिनट आप रुक जाओ, उसके बाद मेरे पास आना और मैं चेक करूंगा। तो वो क्या चेक करता है कि जो हमारी आंख है, उस आंख के अंदर जो प्यूपिल है, ठीक है, वो क्या करता है, वो थोड़ा सा डायलेट कर देता है, ताकि वो प्यूपिल को अच्छे से देख सके कि उसके अंदर क्या, उसमें क्या प्रॉब्लम है।
ओके, तो फिफ्थ का आंसर क्या है, ए, पिलोकार्पिन यूज्ड इन ग्लूकोमा, क्योंकि ग्लूकोमा में क्या हो रहा है, एक लेयर जम जा रही है ना एक आई के ऊपर, जिसकी वजह से वो लेंस सही से क्लियर नहीं देख पा रहा। ठीक है, ग्लूकोमा मतलब मोतियाबिंद। तो उस मोतियाबिंद में क्या हो रहा है, आंख के ऊपर लेयर जम जा रही है, जिसकी वजह से ये प्यूपिल क्या हो जा रहा है, ढक जा रहा है। और पिलोकार्पिन क्या करता है, इस आई को, इस हमारे जो लेंस वाला जो एरिया, जो काला वाला एरिया, उसको थोड़ा ब्रॉड करता है, ताकि डॉक्टर्स या जो भी आंखों को चेक कर रहा है वो देख सके कि प्यूपिल में क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो पिलोकार्पिन इज यूज फॉर द ग्लूकोमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट कोलिनोमाइमेटिक ड्रग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि हमें सेलेक्ट करना है कोलिनोमाइमेटिक। कोलिनोमाइमेटिक मतलब बताइए, कोलिनोमाइमेटिक का मतलब कोलिनोमाइमेटिक हम किसे बोलते हैं, कोलिनोमाइमेटिक बोलते हैं हम पैरासिम्पेथोमाइमेटिक ड्रग्स को। तो क्योंकि कोलिनोमाइमेटिक मतलब, देखिए माइमेटिक का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना मिमिक्री करना, अगर आप मेरी मिमिक्री करेंगे तो मेरे जैसी एक्टिंग करेंगे। तो कोलिनोमाइमेटिक मतलब जो कोलिन के जैसा काम करेंगे, तो कोलिनोमाइमेटिक इसलिए हम बोल रहे हैं। और कोलिनोमाइमेटिक को हम क्या बोलते हैं, पैरासिम्पेथोमाइमेटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो कोलिनोमाइमेटिक इज ऑल्सो नोन एज पैरासिम्पेथोमाइमेटिक। और इनमें से इनकी कौन सी ड्रग है, इनमें से ये ड्रग कौन सी है इसकी, एसिटाइल कोलिन, पिलोकार्पिन, नियोस्टिग्मीन। तो सिक्स का आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। एसिटाइल कोलिन ऑलरेडी है, लेकिन पिलोकार्पिन भी है, नियोस्टिग्मीन भी है, क्योंकि जब हम इस पैरासिम्पेथोमाइमेटिक के हम क्लासिफिकेशन देखते हैं तो उसमें सारी की सारी कैटेगरी कौन सी है, कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स की ही अंदर ही सारी ड्रग आती हैं, जो कि क्या करती हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे बाइंड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ नियोस्टिग्मीन एंड एट्रोपिन इज गिवन इन। देखिए अगर हम नियोस्टिग्मीन और एट्रोपिन को अगर हम कॉम्बिनेशन फॉर्म में देते हैं तो किस कॉम्बिनेशन को कहाँ यूज करते हैं। देखिए तो नियोस्टिग्मीन और एट्रोपिन, ठीक है, तो नियोस्टिग्मीन क्या है, एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग है। एंटीकोलिनेस्ट्रेज का मतलब ये नहीं है कि ये एसिटाइल कोलिन की फॉर्मेशन को कम करेगा, नहीं, ये क्या करेगा, बस कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम के रिडक्शन को कम कर देगा, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन की फॉर्मेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, और एट्रोपिन क्या है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। लेकिन हम इन दोनों का फिर भी कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, कब, क्यों, कब दे रहे हैं हम, क्रैब बाइट में दे रहे हैं, कोबरा बाइट में दे रहे हैं, रेड बाइट में दे रहे हैं, लिजार्ड बाइट में दे रहे हैं। तो एट्रोपिन और नियोस्टिग्मीन का जो हम कॉम्बिनेशन देते हैं वो कोबरा बाइट में देते हैं। ठीक है, अब देखिए कोबरा बाइट क्या करता है, कोबरा बाइट हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोटॉक्सिन कॉज कर देता है। न्यूरोटॉक्सिन्स कहने का मतलब हमारे ब्रेन के अंदर टॉक्सिसिटी कॉज करता है, जिसकी वजह से हम क्या हो जाते हैं, पैरालाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, पैरालाइज मतलब लकवा हमें मार जाता है। तो कोबरा बाइट की वजह से हमारे ब्रेन की जो सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती हैं, तो हो सकता है पैरालाइज हो जाए, और हो सकता है हम कोमा में पहुंच जाए, और हो सकता है हमारी क्या हो जाए, डेथ हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ये जो अगर ये कॉम्बिनेशन हम देते हैं तो ये क्या करते हैं, इसके जो टॉक्सिन्स पहुंच गए हैं हमारे ब्रेन में, उसकी टॉक्सिसिटी को कम करते हैं। तो सेवेंथ का आंसर इसलिए क्या है, बी है, कोबरा बाइट है। ओके, एट क्वेश्चन है इन बेलाडोना पॉइजनिंग व्हाट ड्रग शुड बी गिवन। देखिए ये जो पॉइजनिंग वाले क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं। तो अगर बेलाडोना पॉइजनिंग अगर हो जाती है, एट्रोपा बेलाडोना जिसे हम बोल रहे हैं, तो अगर इसकी पॉइजनिंग हो जाती है बहुत ज्यादा, अगर धतूरा जिसे हम बोल रहे हैं, अगर इसको हम बहुत ज्यादा एडमिनिस्टर कर लेंगे, बहुत ज्यादा खा लेंगे, तो क्या होगा, व्हाट ड्रग शुड बी हम गिवन। अगर बहुत ज्यादा कोई इस टाइप का कोई पर्सन है जिसने बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना को बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लिया है, खा लिया है, और उसकी वजह से पॉइजनिंग हो गई है, ठीक है, तो हमें क्या इंस्टेंटली हम क्या करेंगे कि हमें कौन सी ड्रग देनी चाहिए। तो एट का आंसर क्या है, एट का आंसर है ए, फाइसोस्टिग्मिन। जी बिल्कुल, आपका आंसर सही है, ए, फाइसोस्टिग्मिन। और फाइसोस्टिग्मिन कौन सी ड्रग है, ये है एंटीकोलिनेस्ट्रेज। ठीक है, एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग है, जो कि क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन के फंक्शन को एक तरीके से कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे जाके ड्रग बाइंड करेगी और पॉइजनिंग को कम कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। देखिए फिर दोबारा से क्या आ रहा है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में हम कौन सी बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि हम ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में हम देंगे।
तो नाइन्थ का जो आंसर है, नाइन्थ का आंसर है क्या, एट्रोपिन सल्फेट। जी बिल्कुल, नागेंद्र, संदीप कुमार, संजय, आपके आंसर सही है, ए नाइन्थ, इसका मतलब आप सही जवाब दे रहे हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। नारायण गुड, डब्ल्यू डब्ल्यू गुड, हिमांशु मलिक गुड, ठीक है। तो नाइन्थ का आंसर है इसलिए ए, एट्रोपिन सल्फेट। क्योंकि एट्रोपिन सल्फेट क्या है, एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है और ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग क्यों हुई है, क्योंकि ये क्या है, कोलिनर्जिक ड्रग है। और एट्रोपिन सल्फेट क्या करता है, इसके 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 अगेंस्ट काम करता है, इसके जो पॉइजन इफेक्ट्स हैं उसको क्या करता है, ये कम कर देता है, क्योंकि जो एट्रोपिन है वो क्या है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। और हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज पैरा, लिख के बताइए, पैरासिम्पेथोलाइटिक्स, है ना, पैरासिम्पेथोलाइटिक्स। देखिए अगर आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि पैरासिम्पेथोमाइमेटिक और पैरासिम्पेथोलाइटिक में डिफरेंस हम कैसे अंडरस्टैंड करें, तो पैरासिम्पेथो यहाँ पर लिख रही हूँ, माइमेटिक मिमिक्री से आप याद रख सकते हैं, जो पैरासिम्पेथेटिक जैसा काम करे। और लाइटिक का मतलब होता है तोड़ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो फ्रूट खा रहे हैं, कोई फल खा रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं, यार एक स्लाइस देना, स्लाइस बोलते हैं ना, ठीक है, एक स्लाइस देना, क्यों, एक पीस देना बोलते हैं। वो लाइस से बना है लाइटिक, जो कि पैरासिम्पेथो, जो पैरासिम्पेथेटिक के फंक्शन है उसको क्या करेगा, लाइस करेगा, मतलब उसको तोड़ देगा, उसके फंक्शन को ब्रेक करेगा। और ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग को कौन ब्रेक कर रहा है, एट्रोपिन सल्फेट ब्रेक कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये ड्रग क्या है, पैरासिम्पेथोलाइटिक ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, नेचुरल एल्कलॉइड विच आर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। ऐसा नेचुरल एल्कलॉइड जो कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। देखिए जब हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो वहां पर हम एक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, कैटेगरी पढ़ते हैं, नेचुरल एल्कलॉइड। तो नेचुरल एल्कलॉइड में इसका आंसर क्या है, नेचुरल एल्कलॉइड कौन सा है, स्कोपोलामीन। तो 10th का आंसर है स्कोपोलामीन। और ये अगर वॉमिटिंग इंड्यूस हो रही है एनेस्थीसिया देने के बाद, तो भी हम इसको यूज करते हैं स्कोपोलामीन को, इसलिए स्कोपोलामीन आंसर सही है किसका, 10th क्वेश्चन का, जो कि नेचुरल एल्कलॉइड है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का। एंटीकोलिनर्जिक का मतलब, दोबारा से बोल रही हूँ, एंटीकोलिनर्जिक मतलब पैरासिम्पेथोलाइटिक ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, डेल्स वेसोमोटर रिवर्सल इज, जो डेल्स वेसोमोटर रिवर्सल है वो क्या है। तो पहला ऑप्शन है व्हेन एड्रेनालिन प्रोड्यूसेस मोर कॉन्ट्रैक्शन, जब एड्रेनालिन बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है वो है, या फिर जब एड्रेनालिन रिलीज हो रहा है, और सॉरी जब एड्रेनालिन इन्वेंट किया गया है बाय डेल साइंटिस्ट, कोई साइंटिस्ट डेल है उनके थ्रू ये एक्शन प्रोड्यूस हुआ है, या फिर जब एर्गोटॉक्सिन रिवर्सेस द एक्शन ऑफ एड्रेनालिन, जब जो एर्गोटॉक्सिन ड्रग है वो एड्रेनालिन के फंक्शन को बिल्कुल उल्टा कर देता है, अपोजिट कर देता है, रिवर्स कर देता है, ठीक है। या फिर एर्गोटॉक्सिन स्टिमुलेटेड द एक्शन ऑफ एड्रेनालिन, या फिर जो एर्गोटॉक्सिन है वो एड्रेनालिन के फंक्शन को और ज्यादा स्टिमुलेट करता है। तो इनमें से जो 11th का आंसर है वो है सी, एर्गोटॉक्सिन रिवर्सेस द एक्शन ऑफ एड्रेनालिन। एर्गोटॉक्सिन क्या है, कॉन्ट्रेक्शन को डाउन करता है, लेकिन एड्रेनालिन क्या करता है, उसको इंक्रीज करता है। और जिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अगर इस टाइप में यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि एर्गोटॉक्सिन रिवर्सेस द एक्शन ऑफ एड्रेनालिन, और यहाँ पर ऑप्शन क्या होता फिर, डेल्स वेसोमोटर रिवर्सल एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है डेल्स वेसोमोटर रिवर्सल, जिसका मतलब है कि एर्गोटॉक्सिन रिवर्स कर देता है एड्रेनालिन के फंक्शन को। तो आंसर इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्रोपिन प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग एक्शन। जो एट्रोपिन है वो बहुत सारे फंक्शंस को, बहुत सारे एक्शन को प्रोड्यूस करता है, एक सिवाय एक के। तो एट्रोपिन इनमें से कौन सा फंक्शन प्रोड्यूस नहीं करता है, तो वो है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब, देखिए टैकीकार्डिया का मतलब समझ में आता है आपको, बहुत ज्यादा हार्ट रेट का बढ़ना, माइड्रेसिस प्यूपिल का डायलेशन होना, ड्राइनेस ऑफ माउथ आप समझ ही गए हैं कि जो हमारा मुंह है वो एकदम सूखा सूखा सा रहेगा। और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है, कहने का मतलब है कि जो अर्ज होती है ना, बहुत बहुत ज्यादा, कि हमें ऐसे रोक नहीं पा रहे हैं हम यूरिन को, बार बार हमें जाना है, तो वो जो अर्ज है, ठीक है, यहाँ पर इसका सच कोई ऐसा एक्शन प्रोड्यूस नहीं होता है कि हमें यूरिन जाना है, नहीं जाना है, रोकना है, नहीं रोकना है, इसमें कोई ऐसी अर्ज नहीं होती एट्रोपिन के एक्शन की। तो इसका आंसर है यूरिनरी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं कि द
ऑर्गन मोस्ट सेंसिटिव टू एक्शन ऑफ एट्रोपिन इज, जो द ऑर्गन मोस्ट सेंसिटिव एक्शन, देखिए एट्रोपिन जिस टाइम हमारी बॉडी के अंदर जाती है उस टाइम सबसे ज्यादा ऑर्गन जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन की अगर हम बात कर रहे हैं जिसकी वजह से एट्रोपिन का एक्शन अफेक्ट हो रहा है, तो कौन सा है? तो 13 का आंसर क्या है? 13 का आंसर है बी, सेलेवरी ग्लैंड। ठीक है, तो 13 का आंसर है बी। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहली बात तो एट्रोपिन कहाँ बाइंड कर रही है? एट्रोपिन मस्कैनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है। ठीक है, और मस्कैनिक रिसेप्टर क्या करती है? जो सलाइवा का सिक्रीशन है, जो टीयर का सिक्रीशन है, कहने का मतलब जो ग्लैंड्स के सिक्रीशन उनको बढ़ा देती है। तो सबसे ज्यादा मोस्ट सेंसिटिव एक्शन अगर एट्रोपिन का है तो वो है सलाइवरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्रोपिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, जो एट्रोपिन है उसको हम नहीं देते हैं, कहाँ नहीं देते हैं? ऐसी कौन सी कंडीशन है जब हम एट्रोपिन को नहीं एडमिनिस्टर करते हैं? फिर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का मतलब बिल्कुल बैन है कि वहां उस कंडीशन में नहीं देना है। तो 14 का आंसर क्या है? 14 का आंसर है डी, रेज्ड ऑक्यूलर टेंशन में। ठीक है, रेज्ड ऑक्यूलर टेंशन, देखिए ऑक्यूलर टेंशन, ऑक्यूलर मतलब जो हमारी आईज के अंदर जो फ्लूइड है उसमें अगर बहुत ज्यादा तनाव बढ़ जाता है, उस फ्लूइड के अंदर अगर बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ गया है तो उसे बोलते हैं हम ऑक्यूलर टेंशन। तो अगर इस यहाँ पर ये फ्लूइड के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मायोटिक हो रहा है, बहुत ज्यादा ऐसे खिंचाव महसूस हो रहा है अंदर, अगर टेंशन बढ़ गई है उस फ्लूइड के अंदर तो हम एट्रोपिन नहीं देंगे, क्योंकि जो एट्रोपिन है वो क्या करती है? माइल्ड्रियसिस कॉज करती है। ठीक है, माइल्ड्रियसिस का मतलब है जो पुतली है उसके साइज को क्या कर देती है? बढ़ा देती है, और यहाँ पे ऑलरेडी टेंशन हो रहा है तो और ज्यादा फ्लूइड यहाँ पे आ जाएगा और जिसकी वजह से और ज्यादा टेंशन बढ़ेगी, इसलिए एट्रोपिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रेज्ड इंट्राओक्यूलर टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ बीटा एडर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। देखिए हमें एग्जाम्पल बताने हैं किसके? बीटा एडर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स के। तो इसका आंसर क्या है? 15 का आंसर है प्रोपेनोलॉल। प्रोपेनोलॉल इज द ओनली आंसर जो कि क्या है? इनमें से बीटा ब्लॉकर है। सिर्फ प्रोपेनोलॉल यहाँ पर इस इन सब एग्जाम्पल में सिर्फ प्रोपेनोलॉल है जो कि बीटा एनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट है। ठीक है, तो अगर आप आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, तो मैं देख रही हूँ काफी सारे बच्चे जो हैं वो सही चल रहे हैं, सही जा रहे हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन एएनएस के आंसर देने के लिए। तो इसका मतलब आपने ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, अब प्राजोसिन, यूहिम्बीन और फेंटोलामीन, ये जो तीनों ड्रग हैं ये कौन सी ड्रग है? ये ऐसी ड्रग्स हैं जो कि बीटा एनर्जिक को ब्लॉक नहीं करती हैं। ठीक है जी, बिल्कुल, ये हाइपरटेंशन में ही यूज की जाती है। बिल्कुल सही है आप हिमांशु मलिक। नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन बोल रहे हैं कि द फॉलोइंग इज अ सिलेक्टिव अल्फा 2 एडेनो रिसेप्टर एंटागनिस्ट। देखिए यहाँ पर बोला गया था कौन सा ब्लॉकिंग एजेंट? एडेनर्जिक, बीटा एडेनर्जिक, और यहाँ किसकी बात हो रही है? अल्फा 2 एडेनर्जिक एडेनो रिसेप्टर एंटागनिस्ट, मतलब अल्फा 2 एडेनर्जिक रिसेप्टर की बात हो रही है, सिंपल सी बात है। तो 16 का आंसर क्या है? द फॉलोइंग इज द सेलेक्टिव अल्फा 2 एडेनो रिसेप्टर एंटागनिस्ट, जो कि अल्फा 2 के रिसेप्टर्स को एंटागनाइज करेगा। एंटागनाइज मतलब उसके एक्शन को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। तो 16 का आंसर है कौन है? यूहिम्बीन। यूहिम्बीन क्यों है इसका एग्जाम्पल? क्योंकि जब हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं एडिनो सॉरी एंटी एडनर्जिक ड्रग्स के, तो वहां पर या फिर कह सकते हो हम एंटी एडनर्जिक जो क्लासिफिकेशन है उनका जो कैटेगरी है उसके अंदर एक क्लासिफिकेशन है क्या? अल्फा 2 एडिनो रिसेप्टर एंटागनिस्ट के अंदर ड्रग आती है योहिम्बीन। नेक्स्ट ड्रग है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्या है? एड्रेनालिन इज इनएक्टिव ओरली बिकॉज इट इज, जो एड्रेनालिन है वो ओरली एक्टिव नहीं है। अगर उसे हम माउथ के थ्रू एडमिनिस्टर करते हैं, लेते हैं मुंह के थ्रू, तो फिर एड्रेनालिन एक्टिव नहीं है, मतलब उसका ऐसा कोई एक्शन हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा हमारे बॉडी के अंदर। क्यों? बिकॉज ये क्या है? पहला ऑप्शन है कि क्या ये एब्जॉर्ब नहीं होता है हमारे जीआईटी से, या फिर ये क्या कर रहा है? हमारे गैस्ट्रिक एसिड को डिस्ट्रॉय कर रहा है, या फिर ये कॉम्पिटेटिवली मेटाबलाइज्ड इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, या फिर ये बिल्कुल जो मेटाबलाइज्ड हो जा रहे हैं हमारे म्यूकोसा में, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में और लीवर में बिफोर रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब हमारे ब्लड में पहुंचने से पहले ही ये मेटाबलाइज्ड हो जा रहे हैं। फोर्थ है टेकन अप बाय एडरेनर्जिक नर्व एंडिंग,
ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल, लीवर एंड लंग, या फिर ये एनर्जिक नर्व एंडिंग तक पहुंचाए जा रहे हैं इंटेस्टाइनल वॉल, लीवर और लंग्स के थ्रू। तो 17 का आंसर है सी, कंप्लीटली मेटाबोलाइज इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंड लीवर बिफोर रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो एड्रेनलिन है उसको हम ओरली इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि अगर हमने इस ड्रग को, एड्रेनलिन को अगर हमने ओरली रूट से दिया तो ये क्या हो जाती है, ये हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन तक, कहने का मतलब हमारे ब्लड तक पहुंच ही नहीं पाती है। ब्लड में पहुंचने से पहले ही ये ड्रग क्या हो जाती है, पूरी तरीके से मेटाबोलाइज हो जाती है हमारे इंटेस्टाइन में और हमारे लीवर के थ्रू। तो जब ब्लड में ही नहीं पहुंच पा रही है तो बॉडी में फंक्शन कैसे होगा, क्योंकि ब्लड ही तो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है ना, हर ड्रग को, हर एंजाइम को, हर हार्मोन को, और ब्लड में ही नहीं पहुंच रही है तो इसलिए इसका एक्शन नहीं है। और एड्रेनलिन हम किस रूट से देंगे, आईवी रूट से देंगे। ओके, नेक्स्ट, नॉर एड्रेनलिन इज एडमिनिस्टर्ड बाय। तो नॉर एड्रेनलिन जो है वो हम एडमिनिस्टर करते हैं। 18 का आंसर, चलिए आप बताइए, मैंने बिल्कुल अभी क्लियर किया है कि एड्रेनलिन हम कौन से रूट से दे रहे हैं। तो नॉर एड्रेनलिन उसका ही भाई है, उसे हम कौन से रूट से देंगे, पहला है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन से देंगे, या फिर स्लो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन देंगे, या फिर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देंगे, या फिर ऑल ऑफ द अबव रूट्स। जितने भी सारे रूट है वो सब सही है। तो ओके, हिमांशु, विक्रांत जी, सरस्वती ठीक है, नागेंद्र कुमार ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू ठीक है, हर्षित ठीक है। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया है कि ओरली तो वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, ओरली एक्टिव नहीं है तो मैंने अभी बताया कि वो आईवी रूट से हम देंगे। और क्योंकि आईवी रूट से मैंने पहले क्लियर किया है, आईवी रूट को हम इन्फ्यूजन और बोलस दो टाइप से देते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है, स्लो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। तो नॉर एड्रेनलिन को हम कौन से रूट से दे रहे हैं, हम स्लो रूट से दे रहे हैं। स्लो रूट हम कौन से रूट देना है, हमें आईवी रूट देना है। तो स्लो आईवी रूट कौन सा है हमारा, इन्फ्यूजन है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपैथोलाइटिक आर ऑल्सो नोन एज। अभी मैंने पूछा था ये क्वेश्चन, तो आप आंसर दे सकते हैं इसका। सिंपैथोलाइटिक्स आर ऑल्सो नोन एज एडिनर्जिक, एंटी एडिनर्जिक, कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक। तो 19 का आंसर आप देंगे, अभी कमेंट कीजिए। आप लिख भी सकते हैं पूरा कि 19 का आंसर क्या है। देखिए, सिंपैथोलाइटिक, लाइटिक का मतलब होता है किसी चीज का ब्रेकडाउन, किसी चीज का टूटना, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, एंटी एडिनर्जिक्स। बिल्कुल सही है। तो सिंपैथोलाइटिक इज ऑल्सो नोन एज एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, select the beta adrenergic blockers that is primarily eliminated unchanged by renal excretion। हमें ऐसी कोई एक बीटा एडर्जिक ब्लॉकर ड्रग हमें सेलेक्ट करनी है जो कि हमारे रीनल के थ्रू, हमारे किडनी के थ्रू अनचेंज्ड फॉर्म में निकल जाए। एलिमिनेट होने का मतलब है निकल जाए। मान लीजिए हमने कोई ड्रग ली है, वो ड्रग हमने अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर की है, किसी भी रूट से हम मान सकते हैं, वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो गई, उसने अपना एक्शन प्रोड्यूस कर लिया जितना उसे एक्शन प्रोड्यूस करना था, और उसके बाद ड्रग बॉडी के अंदर नहीं रहती। उसके बाद क्या होता है, बॉडी से हमारे एक्सक्रीट हो जाती है, या फिर जिसे हम कह रहे हैं एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि ऐसा बीटा एडर्जिक ब्लॉकर जो कि हमारी बॉडी में अनचेंज फॉर्म में रिलीज हो रहा है। भाई देखो, कोई भी ड्रग जब एक्शन करती है उसमें कोई ना कोई एंजाइम रिएक्शन होती है, कोई ना कोई रिएक्शन होती है, लेकिन अनचेंज फॉर्म में बहुत कम ऐसी ड्रग है जो अनचेंज फॉर्म में निकले, मतलब जिस फॉर्म में ये हमने ली है उस फॉर्म में ही एक्शन प्रोड्यूस करके हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए। तो कौन सी ड्रग है, तो 20 का आंसर है क्या, 20 का आंसर है डी, एटिनोलॉल। ध्यान रखिएगा, एटिनोलॉल एक ऐसी ड्रग है जो कि हमारे बॉडी से अनचेंज फॉर्म में निकलती है। एटिनोलॉल, एटिनोलॉल की ही फॉर्म में बाहर निकलेगी हमारी बॉडी से, जो कि किसका एग्जाम्पल है, बीटा एनर्जिक ब्लॉकर है। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता कि बीटा एनर्जिक ब्लॉकर्स का एग्जाम्पल, और यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए होते और अकेला एटिनोलॉल होता तो वो सही होता। सारे के सारे ही हमारे बीटा एनर्जी ब्लॉकर्स हैं, इसमें कोई ऐसी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि ऐसा बीटा ब्लॉकर, सारे बीटा ब्लॉकर है लेकिन ऐसा बीटा ब्लॉकर जो कि हमारी बॉडी से अनचेंज फॉर्म में रिलीज हो रहा है, तो आंसर इज एटिनोलॉल। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर अब आप देंगे 21 का।
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो क्या कंट्रोल करता है? वॉकिंग कंट्रोल करता है, मूवमेंट ऑफ आईबॉल टू लेफ्ट राइट कंट्रोल करता है, टॉकिंग कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग रेट कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर क्या है, जल्दी बताइए। ऑटोनॉमिक का मतलब मैंने बताया था, ऑटोनॉमिक का मतलब ऑटोनॉमिक का मतलब है ऑटोमेटिक, है ना? यस, मैं वेट ही कर रही थी कि आप लोगों ने इसमें आंसर क्यों नहीं लिखे हैं। सुभाष वर्मा बी नहीं, इसका आंसर है डी, ब्रीदिंग रेट। क्योंकि देखिए, चलना हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा मन है उठना है, चलना है, बैठना है, ये हमारे 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 कंट्रोल में है। ठीक है, हम जैसे क्लास में बोलते हैं ना, या फिर हम आपको बोलेंगे पढ़ो पढ़ो, तो किताबें उठाना आपके हाथ में है, नहीं उठाना आपके हाथ में है, चलना आपके हाथ में है। चलना नहीं चाह रहे, मत चलो, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई ऐसा ऑटोमेटिक फंक्शन नहीं है कि हमें चलना ही चलना है ना। दूसरा, मूवमेंट ऑफ आई बॉल टू लेफ्ट राइट। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। मैंने बोला मूवमेंट ऑफ आई बॉल टू लेफ्ट टू राइट, मतलब हम हमारी आंखें ना, हम इधर भी देखते हैं, हम उधर भी देखते हैं। तो इधर उधर देखना हमारे कंट्रोल में ना, हम टेढ़ी नजर से देख रहे हैं, हम उल्टी नजर से देख रहे हैं, हम ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, वो तो हमारे कंट्रोल में है। ब्लिंक करना हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हाँ, इधर उधर देखना वो हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये सारे ऐच्छिक हैं, हमारी इच्छा से हो रहे हैं। टॉकिंग, बात करना, ऑब्वियसली बात है, मैं अगर नहीं बोलूंगी या फिर आप नहीं बोलेंगे तो ये हमारे कंट्रोल में है, बोलना ना बोलना हमारे कंट्रोल में है। लेकिन क्या सांस, ब्रीदिंग रेट जो है, इनहेल और एक्सेल हमारे कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में। वो ऑटोमेटिकली क्या है, इनहेल हम करेंगे सांस को, फिर एक्सेल करेंगे, तो ये हमारा एक ऑटोमेटिक फंक्शन है। ठीक है, नॉर्मली हम कभी अगर हम पूरे दिन में भी देखें ध्यान से, क्या हमारा ध्यान जाता है क्या ब्रीदिंग की तरफ, कि हम हमारी सांस आ रही है जा रही है? नहीं, एक ऑटोमेटिक फंक्शन है कि सांस आना है सांस जाना है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ब्रीदिंग रेट। तो जिसने भी डी ऑप्शन सही किया है तो वो सही है। नेक्स्ट है, पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीजेस क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो दैट इंक्लूड्स। देखिए, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, मैंने कहा था मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरासिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीजेस, देखिए जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात हो रही है, पैरासिम्पैथेटिक इंक्रीजेस क्रेनियोसैक्रल, इसने यहाँ पर बता दिया है कि ये क्या है, क्रेनियोसैक्रल, मतलब ये बोन्स में क्रेनियो सैक्रल की बात कर रहा है। ठीक है, उसकी आउटफ्लो को बढ़ा देता है, जिसके अंदर क्या आते हैं, सलाइवेशन आता है, यूरिनेशन आता है, डाइजेशन आता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव आता है। तो 22 का आंसर क्या है, 22 का आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि पैरासिम्पैथोमाइमेटिक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसका मतलब होता है फीड और डाइजेस्ट, या फिर रेस्ट और डाइजेस्ट का मतलब कह सकते हो इसमें। फीड और ब्रीड को भी हम कह सकते हैं। तो फीड और ब्रीड का मतलब कि बस खाओ पियो अपना मजे करो। ठीक है, तो सलाइवेशन कब हो रहा है, मतलब खाने में इन्वॉल्व हो रहा है। यूरिनेशन अपना खाओ पियो और सो जाओ। ठीक है, डाइजेशन ये भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये कौन से नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रहे हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल हो रहे हैं। लेकिन कौन आउटफ्लो को कंट्रोल कर रहा है, वो कर रहे हैं हमारे क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपैथेटिक इंक्रीजेस thoracolumbar आउटफ्लो दैट इंक्लूड्स। देखिए, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इंक्रीज करता है thoracolumbar आउटफ्लो को, लेकिन उसके अंदर क्या इंक्लूड होंगे, एक्सरसाइज, इमोशंस, इमरजेंसी, या क्या होगा? तो इसमें हमने पढ़ा था, ये क्या इंक्लूड करता है, फाइट और फ्लाइट, या तो मारो या तो फिर भाग जाओ। इस टाइप के जो फंक्शंस कंट्रोल कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कर रहे हैं, जो कि हमारे रीढ़ की, अगर हम हड्डी की बात कर रहे हैं, तो थोरेक्स और लंबर से होने वाले जितने भी फंक्शन है, उससे होने वाले जितने भी आउटफ्लो हैं, उनके फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे कि एक्सरसाइज, ठीक है, हम कोई इमोशन है, किसी भी टाइप को इमोशन है, कोई इमरजेंसी जैसी स्टेट है, हम क्या करते हैं उसमें, या तो हम करते हैं या तो नहीं करते हैं। इमोशंस या तो हम पे हावी हो जाते हैं या फिर हम कमजोर पड़ जाते हैं। इमरजेंसी में हम डिसीजन या तो लेते हैं या फिर हम डिसीजन लेने से भाग जाते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर द 23 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स आर, जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं वो किस टाइप के रिसेप्टर हैं? देखिए, आपने जब रिसेप्टर्स पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कैल्शियम, वो सॉरी, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, आयन चैनल रिसेप्टर्स, या फिर एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, है ना? तो इस टाइप के इंट्रिंसिक एक्टिविटी रिसेप्टर्स, तो इस टाइप के रिसेप्टर्स में जो निकोटिनिक रिसेप्टर है वो किस टाइप का रिसेप्टर है?
तो निकोटिनिक रिसेप्टर इज आयनिक चैनल कपलिंग रिसेप्टर। ठीक है, दो निकोटिनिक रिसेप्टर है। अब निकोटिनिक रिसेप्टर आपको याद होना चाहिए, आपने निकोटिनिक कहाँ पढ़े हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर कहाँ होते हैं, ये हमने पढ़ा है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स के अंदर, कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स के अंदर। कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स के अंदर हमने पढ़े हैं मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स होते हैं और निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं। मस्कैरिनिक आपको बताया था अभी, मस्कैरिन M25 होते हैं। अब निकोटिनिक रिसेप्टर कौन से होते हैं, NN होते हैं और एन एम टाइप के रिसेप्टर होते हैं। और जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर है ये जी प्रोटीन टाइप के रिसेप्टर होते हैं। और निकोटिनिक टाइप के रिसेप्टर कैसे होते हैं, आयनिक चैनल कपलिंग रिसेप्टर होते हैं। और नॉर्मली जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ऑलमोस्ट एक्साइटेटरी होते हैं। ये क्या करते हैं, एक्साइटेशन कॉज करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये क्या करते हैं, सोडियम पोटेशियम डीपोलराइजिंग जो आयन चैनल है उसके चैनल पे बाइंड करते हैं। सोडियम पोटेशियम, ये बहुत डीप में चला जाएगा, इसमें बहुत डीप में नहीं समझा रही हूँ। सोडियम पोटेशियम पंप जो होते हैं वहां पर ये ड्रग आयनिक चैनल प्रेजेंट होते हैं। आयंस मतलब सोडियम पोटेशियम क्या है, एक आयन है। तो निकोटिनिक रिसेप्टर कहाँ बाइंड करते हैं, आयनिक चैनल रिसेप्टर्स पे बाइंड करते हैं। और किस टाइप के रिसेप्टर्स हैं यहाँ पे, किस टाइप के आयंस लगे हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। कहने का मतलब सोडियम पोटेशियम क्या करते हैं, डीपोलराइजेशन कॉज कर रहे हैं, जो कि एक्साइटेशन हमारी बॉडी के अंदर कॉज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, या बताएंगे जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर है, मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स आर, जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर है वो किस टाइप के रिसेप्टर हैं, क्या वो आयनिक चैनल है, क्या वो जी प्रोटीन है, या फिर दोनों है, या फिर कुछ भी नहीं है इनमें से। तो मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स क्या हैं, जल्दी बताइए आंसर, मैं देख रही हूँ। जी संदीप कुमार पटेल, बी इज द करेक्ट आंसर। विक्रांत, संजय, ओके, रोशनी, यस बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए जी प्रोटीन कपलिंग रिसेप्टर पूरा नाम है जी, इसे शॉर्ट में GPCR भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आ रहा है कि राइट द फुल फॉर्म या फिर विच वन इज द फुल फॉर्म ऑफ GPCR, तो आंसर होगा जी प्रोटीन कपलिंग रिसेप्टर। और हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जी क्या है यहाँ पर, है ना, पी से तो प्रोटीन हो गया, सी से कपलिंग हो गया, आर से रिसेप्टर हो गया, लेकिन जी स्टैंड्स फॉर क्या, जी होता है हमारा ग्वानिन, है ना, ग्वानिन प्रोटीन होता है ना। आपने पढ़ा होगा DNA के अंदर एडिन एडिनोसिन, है ना, या फिर एडिनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, है ना। तो वो कॉम्बिनेशन में रहते हैं, टी के साथ टी रहता है, ए के साथ जी रहता है, सी के साथ और सी रहता है जी के साथ। इस टाइप के हमने कुछ पढ़े हैं। तो यहाँ पर जी क्या है, GPCR में ग्वानिन टाइप का प्रोटीन कपलिंग रिसेप्टर है। मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स होते हैं हमारे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जिसमें कि कौन से पाथवे इन्वॉल्व होते हैं, CAMP और IP3 डैग पाथवे। ठीक है, ये मैं बहुत डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, बस आपको इतना समझना है GPCR के अंदर CAMP और IP3 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, और जी हमारा क्या है, ग्वानिन है। GPCR की फुल फॉर्म जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, जो कि किस टाइप के रिसेप्टर हैं, मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स हैं। और मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स पे कौन सी ड्रग बाइंड करती हैं, तो अभी पता है आपको, कोलिनर्जिक टाइप की रिसेप्टर, जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो हमारी मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स पे बाइंड करती हैं और अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायस्थीनिया ग्रेविस डायग्नोज्ड बाय, जो मायस्थीनिया ग्रेविस है उसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए मायस्थीनिया ग्रेविस क्या है। अब मायस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, जो हमारे हमारे जो स्केलेटल मसल है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। अब हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं वही अगर कमजोर हो जाएगी तो हम सही से खड़े नहीं हो पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे। कहने का मतलब जो हमारे मोटर कंट्रोल है वो सब क्या हो जाएंगे, लूज पड़ जाएंगे। और माइस्थीनिया ग्रेविस ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, ऐसे समझ लीजिए कि हमारा कोई जो न्यूरोट्रांसमीटर, जहाँ पे अगर हमारी ब्रेन की बात कर रहे हैं, ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन है वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए हैं, उनको रिलीज करना है एसिटाइल कोलिन। क्योंकि एसिटाइल कोलिन कहीं कहाँ बाइंड करेगा, अपने रिसेप्टर साइट पे बाइंड करेगा। एसिटाइल कोलिन को यहाँ बाइंड करना है, एसिटाइल कोलिन को यहाँ बाइंड करना है। ठीक है, इनको अपने रिसेप्टर साइट पे बाइंड करना है। लेकिन यहाँ पर एसिटाइल कोलिन की जगह कौन बाइंड हो जाएगा, इनकी जगह यहाँ पर हमारी बॉडी के ही एंटीबॉडी जाके बाइंड हो जाएंगे और क्या कॉज कर देंगे, हमारी जो स्केलेटल मसल के वीक, हमारे स्केलेटल मसल को बहुत ज्यादा वीक कर देंगे। ठीक है,
और एसिटाइलकोलिन सही से बाइंड नहीं हो पाएगा, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर सही से बाइंड नहीं हो पाएंगे, इसकी जगह क्या आ जाते हैं, एंटीबॉडी। तो अगर पूछा जाएगा कि माइसीनिया ग्रेविस किसकी वजह से हो रहा है, तो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये भी। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होते हैं, हमारी बॉडी में कौन आके हमारे डिपॉजिट हो जाते हैं इनकी रिसेप्टर साइट पे, एंटीबॉडीज। और हाँ, माइसीनिया ग्रेविस डायग्नोस्ड किससे किया जाता है, तो डायग्नोज सीटी स्कैन से नहीं किया जाता है, ब्लड टेस्ट से नहीं किया जाता है, यूरिन टेस्ट से भी नहीं किया जाता है। जो माइसीनिया ग्रेविस है उसमें हम देखते हैं एमिलियोरेटिव टेस्ट। ठीक है, एमिलियोरेटिव टेस्ट में क्या हम करते हैं, एमिलियोरेटिव टेस्ट एक इस टाइप का टेस्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, एड्रोफोनियम एक ड्रग है, एड्रोफोनियम ड्रग है, उसको हम आईवी रूट से इंजेक्ट करते हैं। और हम इंजेक्ट करने के बाद ये देखते हैं कि जो जो हमारे स्केलेटल मसल्स की जो स्ट्रेंथ है ना, जो हमारी स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई है। स्केलेटल मसल की जो स्ट्रेंथ है, ऐसे समझ लो कि किसी की ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे ना जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, उनके उनकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, और तो आपने ड्रग दी है कोई, कौन सी, एड्रोफोनियम, इंट्रावेनस रूट से दिया है, और तुरंत के तुरंत फिर आप उसकी उसके जो बोन्स हैं, उसकी जो बॉडी जो फंक्शंस हैं, आप ऐसे चेक कर रहे हो कि अब सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो हाँ, वो बोलेगा कि हाँ अब ऐसा लग रहा है कि महसूस हो रहा है कि हाँ मेरी स्ट्रेंथ वापस आ गई है ना। जैसे हाथ उठाना हुआ, हाथ उठाते हैं हम, ताकत लगती है ना हाथ उठाने में, तो हाथ जब हाथ उठा रहे हैं तो ताकत लग रही है, लेकिन जब माइसीनिया ग्रेविस होगा तो हाथ उठ नहीं पाएगा या पैर उठ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि वो वीकनेस आ गई है हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर। और एमिलियोरेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं, एड्रोफोनियम को इंट्रावेनसली इंजेक्ट करके हम देखते हैं कि हमारी जो स्केलेटल मसल है उसमें स्ट्रेंथ आई है या नहीं आई है। और हाँ, एक चीज और, ये जो माइसीनिया ग्रेविस है यहाँ पर, ये जो कौन से रिसेप्टर्स होंगे, ये होंगे निकोटिनिक रिसेप्टर, ये भी याद रखना। निकोटिनिक रिसेप्टर जो मैंने बताया था ना, मस्कैनिक और निकोटिनिक, तो निकोटिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर किस टाइप के हैं, आयनिक रिसेप्टर हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफेड्रीन इज सिमिलर टू एड्रेनलिन इन द फॉलोइंग फीचर्स। जो एफेड्रीन है वो एड्रेनलिन जैसा फीचर प्रोड्यूस करता है, क्यों, क्योंकि पोटेंसी बहुत ज्यादा है इसलिए, या फिर इनएबिलिटी टू पेनिट्रेट ब्लड ब्रेन बैरियर, या फिर ये अनेबल होता है, हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता है इसलिए सिमिलर है, या फिर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन सिमिलर है, या फिर ये प्रोड्यूसिंग बोथ अल्फा और बीटा एनर्जिक इफेक्ट्स। तो 27 का आंसर है डी, क्योंकि जो एफेड्रीन है वो अल्फा और बीटा दोनों पे बाइंड करते हैं, और सेम विद एड्रेनलिन, अल्फा और बीटा दोनों के लिए बाइंड करते हैं। तो ये दोनों ही एक्शन प्रोड्यूस करता है, अल्फा एडर्नर्जिक इफेक्ट भी और बीटा एडर्नर्जिक इफेक्ट भी। ओके, तो ठीक है, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। चलिए, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आप तैयार हैं, मुझे इसमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि अगर आप तैयार हैं तो मैं इससे पहले जो चैप्टर हमने किए हैं वो भी मैं आपको पढ़ाना चाहूंगी। 19 और 20 हमने नहीं पढ़ा था, तो 19 20 भी मैं पढ़ा सकती हूँ। अगर आप तैयार हैं तो मैं अभी कंटिन्यू कर सकती हूँ। चलिए ठीक है, थैंक यू। हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जुबेर अहमद जी, बोलिए। विक्रम यादव। हेलो। कैसे पता लगा, कैसे मतलब पूछ रहे हैं कुछ।
₹500 चैनल खरीद लिया। 500 रुपये? ये तो अपने चैनल की बात करने लगे। 500 रुपए का चैनल खरीदा है, बताओ। हेलो। हेलो, हाँ जी। जी मैम, पढ़ा दीजिए, हम लोग तैयार हैं। अच्छा ठीक है, चलो अच्छी बात है। मैं आपको दोबारा से कनेक्ट करते हैं या फिर यहीं से कंटिन्यू करती हूँ मैं, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग आज के टॉपिक से, ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस जो मैंने अभी पढ़ा है, तो बताइए। चलिए, डब्ल्यू है कोई? हेलो। जी मैम। जी बताइए। मैम प्रोग्नोसी की क्लास क्यों नहीं चलेगी? कोग्निटिव की क्लास भी चलेगी। आपको फार्माकोलॉजी, आपको केमिस्ट्री सब रट गई है क्या? एकदम अच्छे से आपने पढ़ लिया है, लग रहा है आप एकदम फिट हो, तैयार हो एग्जाम देने के लिए ना। मैम एग्जाम तो देना ही है, जैसे भी आता हो तब भी नहीं आता तब भी, लेकिन मैम सभी आएंगे ना सब्जेक्ट। देखिए, हाँ बिल्कुल सही सही बात कह रहे हैं। कोग्नोसी क्लास हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। फिलहाल जो क्लास चल रही है आप उस जी पे आप थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए। क्लास चल जाएगी, आपको बिल्कुल भी ऐसे परेशान नहीं होना है, आपकी क्लास जरूर चलेगी। मैम, जब कोर्स नहीं पूरा होगा तो परेशानी की तो बात है ही। परेशानी की बात क्या है? आप जो और सब्जेक्ट हैं, देखिए जब आपको बोला गया है कि आपकी क्लास होगी तो डेफिनेटली श्योर है कि आपकी क्लास होगी। आपको इसमें बिल्कुल भी ऐसे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैम पैनिक होने की कोई बात नहीं है, लेकिन मैम जैसे आप भी जानते हैं कि पेपर इतनी जल्दी आ चुका है। अक्सर अगर मतलब क्लास ना हो पाए कोई बात नहीं मैम, पीडीएफ मिल जाए इतना ही बहुत है। देखिए, जो भी मटेरियल है वो आपको जरूर सेंड किया जाएगा और क्लास भी होगी उसकी कोग्नोसी की। तो जो आप बोलो। सिलेबस है मैम, सिलेबस तो मतलब थोड़ा लेंदी है कि एक दो दिनों में इतनी जल्दी कवर नहीं किया जा सकता है। आपको जितना भी डेटा है ना कोग्नोसिस से रिलेटेड, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मैम जो आप पढ़ती हैं इसमें से मतलब आएगा? मुझे तो लगता है आएगा। मतलब वही चीज़, मतलब मैम जो आप लॉजी पढ़ा रही हैं, आपने पढ़ाया है सिर्फ मतलब 30 क्वेश्चन और थोड़ा आप कंटेंट बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, तो मतलब आ सकता है कि नहीं? देखिए, मुझे तो हमेशा ना प्रोबेबिलिटी 50% की हाँ की होती है, प्रोबेबिलिटी 50% ना की होती है। तो लेकिन मैं श्योर हूं कि इसमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। जी मैम। हाँ, तो बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, कोई अगर पूछ रहे हैं तो। सागर जायसवाल। यस मैम। जी बोलिए। मैम मैं ये कह रहा था। हम्म। हेलो। बोलिए, आवाज आ रही है, मुझे सुन रही हूँ। हेलो मैम, आप सुन रही हैं? हेलो। हाँ जी बोलिए, मुझे आ रही है आवाज, बोलो। हाँ मैम, मैं ये कह रहा था मैम। हम्म। मैम ये 30 क्वेश्चन मतलब 40 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से आप बताई हैं। मैम इसी के अंदर से फंस सकता है मैं, मतलब किसी अदरवाइज से मैं ना पढ़ूं क्या? नहीं नहीं, मैं ऐसा आपको कोई सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। देखिए, मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि देखिए, जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ इसमें से प्रोबेबिलिटी है कि आपके क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि सारे सारे क्वेश्चन इससे ही आएंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना, आपको डेफिनेटली मैम दूसरे मैं से। इस पे ही डिपेंड डिपेंड ना रहूं ना मैम। जी बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हो सकता है सारा का सारा क्वेश्चन पेपर इससे बन जाए, हो सकता है इसमें से क्वेश्चन पेपर कम आए, हो सकता है 50% 70% आए। लेकिन हाँ, ये मैं डेफिनेटली श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि इसमें से क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। ओके मैम। हम्म। सुभाष वर्मा। यस मैम। जी, आपको टॉपिक से रिलेटेड, आपको टॉपिक समझ में आया ना? हाँ मैम, टॉपिक तो समझ आया, एक क्वेश्चन मिस हो गया था मैम, वो जरा उसका आंसर बता दीजिए। ये बताइए। बेलाडोना पॉइजनिंग के लिए मैम कौन सा ड्रग्स आपने बताया? ठीक है, बेलाडोना के लिए आपने ऑप्शन देखा था वहां पर? हाँ मैम, हम देखते देखा हैं, अभी था देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? उसके नंबर तो याद नहीं है मैम मुझे। चलिए हम देखते हैं, कोई बात नहीं। बेलाडोना पॉइजनिंग के लिए हम कौन सा ड्रग यूज। दौड़ देते हैं? ठीक है, तो बेलाडोना के लिए हम देते हैं फाइसोस्टिग्मीन। अच्छा। ठीक है, क्यों फाइटोस्टिग्मीन हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जो फाइटोस्टिग्मीन है ना, वो क्या है, वो एंटीकोलिनेस्ट्रेज एजेंट है, एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग है। तो अगर बेलाडोना की टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो क्या करती है, एसिटाइल कोलिन के फंक्शन को एनहेंस कर देती है, जिसकी वजह से जो बेलाडोना की पॉइजनिंग है वो क्या हो जाती है, सप्रेस मोड में आ जाती है, उसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाती है, उसका डिग्रेडेशन स्टार्ट कर देती है। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके।
नेक्स्ट क्लास भी करनी है हमें अभी। चलिए बोलिए। विक्रांत कुमार। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। बस मैम कहना कुछ नहीं मैम, बस यही है कि सेकेंडरी के सिलेबस से थोड़ा इतना ज्यादा नहीं आएगा जितना फर्स्ट ईयर के सिलेबस से आएगा, तो उसका थोड़ा ज्यादा कराइए। आपको कैसे पता फर्स्ट ईयर से ज्यादा आएगा और सेकंड ईयर से कम आएगा? मैम सिलेबस में दे रखा है, जो हमने मॉक टेस्ट दिया है वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज दे रखा है सबका। तो फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी से कितने नंबर का है? मैम उसमें हॉस्पिटल फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, हम्म। डीएसबीएम, जूरिस्प्रूडेंस हम्म। और एक सब्जेक्ट, इनसे कोई केवल 20 नंबर का है। केवल 20 नंबर का? 20 नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल बता रहे हो। तो मैम 4 सब्जेक्ट का 20 नंबर का, और जो 15-15 नंबर के अलग अलग सब्जेक्ट है, फार्मास्यूटिक्स 15 नंबर, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 15 नंबर, बायोकेमिस्ट्री एचएपी 15 नंबर। अरे बाबा, तो चल तो तो रही है मैम आप। वो फर्स्ट ईयर की जो सब्जेक्ट है उसकी क्लासेस चल तो रही है। मैम आज चलिए एक क्लास चलिए केमिस्ट्री की, बस कॉग्नोसिस स्टैटिस्टिक्स सभी ऐसी ही हैं बस। तो ठीक है, स्टार्ट तो हुआ है अब। बायोकेमिस्ट्री। एग्जाम एकदम से इतनी जल्दी आ गया ना, हम लोगों को भी एक आइडिया नहीं था। हम लोग भी ये सोचते थे कि जनवरी के मिड तक या लास्ट तक आएगा। तो ऑलमोस्ट हमने सोचा था कि पहले हम ये तैयारी करवाते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अब एकदम से डेट आ गई है, आप भी बहुत ज्यादा ऐसे हो गए और हम भी। हम ऐसा नहीं है कि हमें नहीं लग रहा है, हमें भी ये चीज लग रही है कि यार एकदम से डेट आ गई है। लेकिन वो डेटा जो है वो आपको मिलेगा जरूर। और चलो चलो, हेलो। हाँ हाँ, बोलो। मैम ये क्या है कि कट डिस्कनेक्ट हो गया क्या मैम? मतलब क्लास के बाद आप ज्यादा टाइम ना लें, अगली क्लास का वो करें, स्टार्ट करिए तुरंत। हाँ, मैं इसलिए तो बोल रही हूँ, लेकिन अगर क्वेश्चन अगर रेज है, अगर हैंड रेज होंगे तो मुझे क्वेरी सॉल्व करनी पड़ेगी। चलिए बताइए, डॉक्टर PS गौतम। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, ओके? तो मैं अभी स्क्रीन स्टॉप करती हूँ फिलहाल, और हम नेक्स्ट क्लास के लिए हम तैयार हैं। हैंड रेज कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल आप तैयार हैं। और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप बिल्कुल तैयार हैं। आपका जज्बा देखने के लिए बहुत एकदम बढ़िया है, आप में जज्बा बहुत है सब में। तो चलिए ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, हो जाए तो ओके करिएगा। स्क्रीन शेयर हो गई आपको? चलिए तो ठीक है, दोबारा से हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 19, चैप्टर नंबर 20। तो बहुत छोटे टॉपिक हैं इसमें, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है और एंटी थायराइड ड्रग है। देखिए, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 19। क्या है चैप्टर नंबर 19? और हाँ, हमेशा आप याद रखिएगा एग्जाम में आपको मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे। ऐसे नहीं है कि जैसे हम लोग, इसलिए मैं क्या करती हूँ, क्वेश्चन को आपस में मिक्स कर देती हूँ एक साथ में। हर टॉपिक के एक साथ नहीं बनाती हूँ, मैं क्या करती हूँ आपस में मिक्स करती हूँ, क्योंकि वहां पे आपको आइडेंटिफाई करने में ताकि आसानी हो जाएगी। आपको ऐसे नहीं लगेगा कि हमने तो वहां पर चैप्टर वाइज पढ़े हैं और यहाँ पे तो मिक्स होके आ गए हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ मिक्स करने की। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। और पेन में लेती हूँ। तो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, यहाँ पर दो चीजें हैं। पहला है हाइपर और दूसरा है हाइपो। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे हाइपर और हाइपो में डिफरेंस क्या है? हाइपर हाइपो में डिफरेंस क्या है? हाइपर हम बोलते हैं ना, क्यों क्यों हाइपर हो रहा है, क्या हो गया, है ना? मतलब वो गुस्से में अगर है कोई भी बंदा या बंदी, तो मतलब क्यों हाइपर हो रहा है, मतलब क्यों इतना ज्यादा ऐसे आग बबूला हो रहा है ना? और हाइपो का मतलब होता है कम। हाइपर मतलब ज्यादा, क्यों ज्यादा बन रहा है, क्यों हाइपर हो रहा है। और हाइपो मतलब होता है कम। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ऐसे एजेंट जो कि क्या है, जो कि क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज लेवल को कम कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। ऐसे एजेंट्स पढ़ने, हमें ऐसी ड्रग्स पढ़नी है जो क्या कर रही हैं,
ग्लूकोज लेवल को कम कर रही हैं, ऐसी ड्रग्स जिन्हें हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। दूसरा है एंटी थायराइड ड्रग। एंटी थायराइड का मतलब है ऐसी ड्रग्स जो कि थायराइड को क्या करती है, थायराइड लेवल को कम करती है। आपने पढ़ा होगा ना थायराइड हार्मोन हमारे कहाँ बन रहा है थायराइड हार्मोन, चलिए आप कमेंट करके बताइए पहले, थायराइड हार्मोन कौन सी ग्लैंड से बनता है, जल्दी बताओ। तो थायराइड हार्मोन कहाँ से बन रहा है, हमारे थायराइड ग्लैंड से। कहां से बन रहा है, हमारे थायराइड ग्लैंड से। अब ये थायराइड ग्लैंड करती क्या है, ये थायराइड ग्लैंड क्या, ये बनाती है हमारी बॉडी के अंदर थायराइड। हम बोलते हैं ना कि फला आदमी का थायराइड बढ़ गया, फला आदमी का थायराइड कम हो गया, तो फला आदमी का क्या हो रहा है, थायराइड बढ़ रहा है। अगर थायराइड बढ़ रहा है उस फला आदमी के अंदर, तो वहां पर हम यूज करते हैं एंटी थायराइड, क्योंकि हमें क्या करना है, उसकी थायराइड ग्रंथि से जो थायराइड बन रहा है वो कम होना है। और हाँ, थायराइड अगर हार्मोन की बात की जाएगी, कौन कौन से थायराइड बन रहे हैं, तो कौन कौन से थायराइड बनते हैं, T3 एंड T4। T3 देखिए, ये बात ध्यान रखिएगा, जो T3 है वो होता है हमारे फिजिकल बॉडी के लिए, जो हमारी पेरिफेरल जो टिश्यूज हैं उसके फंक्शन के लिए, ठीक है। और T4 काम करता है हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए, तो ये आपको याद रहेगा, है ना। तो अगर T3 बढ़ गया तो हमारे फिजिकल बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, और अगर T4 की हम बात कर रहे हैं, अगर वो बढ़ गया तो हमारे ब्रेन के फंक्शंस में कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो क्लियर है आपको, आई थिंक। और अगर ये दोनों ही ज्यादा हो गए तो हम यूज करते हैं एंटी थायराइड ड्रग। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 1, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव्स एक्सेप्ट। जो सल्फोनाइल यूरिया के एग्जाम्पल हैं वो इनमें से एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि कौन सी ड्रग सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव नहीं है। अब सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव, सबसे पहले तो बात करते हैं सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव की कहाँ यूज होते हैं। ये यूज होते हैं हाइपोग्लाइसीमिया जैसी कंडीशन में। अगर हाइपरग्लाइसीमिया, अगर बहुत ज्यादा शुगर लेवल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ गया है, ब्लड के अंदर बढ़ गया है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम ऐसी ड्रग यूज करेंगे जो क्या करेंगी, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगी। अब कम करेगी का मतलब क्या है, कोई ना कोई ऐसी ड्रग देनी पड़ेगी जो कि कौन सी किसी कैटेगरी से बिलोंग करती हो। तो यहाँ पर कैटेगरी कौन सी है, सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव, जिसके अंदर जो ड्रग आती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप कमेंट कर सकते हैं, 1 का आंसर है डी, मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन इज द एग्जाम्पल ऑफ सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि ये जो ड्रग है ये मेटफॉर्मिन के अंदर नहीं आती है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने मिक्स कर दिया है। जो मेटफॉर्मिन है वो क्या है, वो सल्फोनाइल यूरिया की कैटेगरी नहीं है। तो सल्फोनाइल यूरिया की कैटेगरी कौन सी है, ये भी आपको याद रखना है। ये तीनों जो कैटेगरी है, क्लोरप्रोपामाइड, टॉलब्यूटामाइड, ग्लिबेनक्लेमाइड, ये तीनों जो ड्रग हैं ये कैटेगरी को बिलोंग करती है, किसकी, सल्फोनाइल यूरिया की कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, जो कि हमारे ब्लड के अंदर अगर बहुत ज्यादा शुगर लेवल बढ़ गया है तो उसे क्या करती है, इनहिबिट करती है, उसे कम करती है, लो करती है, ओके। और जो मेटफॉर्मिन है वो कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, जो मेटफॉर्मिन है वो है बायग्वानाइड कैटेगरी की ड्रग है, ठीक है। और ये भी क्या करती है, ये भी ऐसा हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की तरह भी ही यूज होती है, लेकिन बस यहाँ पर कैटेगरी पूछी गई है, तो ये कौन सी कैटेगरी है, बायग्वानाइड। अगर क्वेश्चन होता कि बायग्वानाइड का एग्जाम्पल लिखो, तो यहाँ पर एग्जाम्पल होता मेटफॉर्मिन, ठीक है, और फेनफॉर्मिन, एक ड्रग और है फेनफॉर्मिन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन इज पॉलीपेप्टाइड हार्मोन सिक्रेटेड बाय। जो इंसुलिन है, इंसुलिन आपको पता है कहाँ पर यूज हो रहा है, इंसुलिन हम यूज करते हैं डायबिटीज में। और डायबिटीज कैसी कंडीशन है, डायबिटीज ऐसी कंडीशन है जब हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, या फिर ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ग्लूकोज कन्वर्ट करता है अपना शुगर में। क्योंकि अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, इंसुलिन क्या है, पॉलीपेप्टाइड। आपको ये भी याद रखना है कि इंसुलिन किस टाइप का हार्मोन है, तो ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, पॉलीपेप्टाइड कैटेगरी का हार्मोन है, जो कि सिक्रीट हो रहा है कहाँ से, अल्फा सेल से, म्यू सेल से, बीटा सेल से, या फिर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो आप कमेंट कर रहे हैं क्या,
बीटा सेल से। ओके, तो इसका आंसर है बीटा सेल्स। इंसुलिन जो हार्मोन है, वो जो कि पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, वो सिक्रीट करता है बीटा सेल्स। अब बीटा सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है हमारे, ये भी याद रखिएगा, लैंगरहैंस सेल से। अब लैंगरहैंस सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है हमारे, पैनक्रियाज में। अब ये मत पूछिएगा कि पैनक्रियाज कहाँ है, ठीक है, क्योंकि ये जो स्टमक है हमारा, इस टाइप का स्टमक मान लो, तो इसके नीचे एक ऐसी ऐसी कोई पतली सी पत्ती जैसी होती है ना, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन पैनक्रियाज बोलते हैं। तो पैनक्रियाज रिलीज करता है इंसुलिन, और जब इंसुलिन रिलीज होता है तो हमारा जो ब्लड के अंदर शुगर है वो मेंटेन होता है। इंसुलिन क्या करता है, शुगर को कम करता है, ठीक है। अगर शुगर ज्यादा हो जाएगा तो इंसुलिन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है कि अगर हमारे ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा हो गया तो इंसुलिन की जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, बोलिए, कम हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो बीटा सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो बीटा सेल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे पेनक्रियाज के थ्रू प्रेजेंट हो सकता है, अगर ऑप्शन ये होगा। अगर बीटा सेल्स वहां पर ऑप्शन होगा लैंगरहैंस सेल्स, तो बीटा सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे, लैंगरहैंस सेल्स में। और क्या रिलीज करते हैं वो, इंसुलिन को, और इंसुलिन क्या करता है, वो शुगर लेवल को डाउन करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मैंने कहा बहुत छोटा टॉपिक है, तो बहुत इसमें क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा से कुछ समझाने वाला टाइप का टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट है सल्फोनाइल यूरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, सल्फोनाइल यूरिया, ठीक है। सल्फोनाइल यूरिया डू नॉट लोअर ब्लड शुगर लेवल इन, जो सल्फोनाइल यूरिया है, क्योंकि उसका काम क्या है, ब्लड शुगर लेवल को कम करना है, लेकिन इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें सल्फोनाइल यूरिया काम नहीं कर पाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बी, टाइप 1 डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटिक कैसी कंडीशन है, टाइप 1 डायबिटिक का मतलब, अब देखिए जो डायबिटीज होती है वो दो टाइप की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 होती है जेनेटिक, है ना, और टाइप 2 होती है हमारे लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है। कहने का मतलब ये है, मान लो जेनेटिक का मतलब है जो बुजुर्गों से जो हमें मिल रही है, जैसे हमारे जो पेरेंट्स होंगे उनसे फिर आने वाली जनरेशन में होगी, फिर हमारी जनरेशन से फिर उससे आने वाली जनरेशन में होगी, पीढ़ी दर पीढ़ी जो कह सकते हो। तो टाइप 1 डायबिटिक है जेनेटिक, और टाइप 2 डायबिटिक होती है जो हम लाइफस्टाइल में करते हैं, कि अगर बहुत ज्यादा ओबेसिटी है, बहुत ज्यादा अगर हम काम नहीं कर रहे हैं, बहुत लैक ऑफ एक्सरसाइज है, टेंशन बहुत है, तो वो टाइप जो हम खुद से होके जनरेट करते हैं, कि फैमिली में तो किसी को नहीं थी लेकिन पता नहीं मुझे कैसे हो गया, तो वो होती है टाइप 2 डायबिटिक, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, दोनों ही कंडीशन में इंसुलिन लेवल कम हो जाता है। और सल्फोनाइल यूरिया टाइप 1 डायबिटिक में ब्लड शुगर लेवल कम नहीं कर पाता है, क्योंकि ये क्या है, जेनेटिक है, ये हमें अपने अपने जो जनरेशन है वहां से मिली है, तो सल्फोनाइल यूरिया वहां पर काम नहीं कर पाता है। देखिए, एक ललित कुमार बोल रहे हैं कि इंसुलिन लिया जाता है टाइप 1 डायबिटीज में, बिल्कुल सही बात है, इंसुलिन लिया जा रहा है, लेकिन इंसुलिन जो है वो किसका एग्जांपल है, वो है पेरेंटल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का। पेरेंटल मतलब जो हम इंजेक्शन फॉर्म में दे रहे हैं, है ना, लेकिन वो सल्फोनाइल यूरिया की कैटेगरी नहीं है, वो कौन सी कैटेगरी के अंदर है, पेरेंटल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की कैटेगरी के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट है सल्फोनाइल यूरिया हाइपोग्लाइसेमिक एक्ट बाय, जो सल्फोनाइल यूरिया हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है, वो जो सल्फोनाइल यूरिया किस कैटेगरी है, हाइपोग्लाइसेमिक की कैटेगरी है, वो एक्ट करता है बाय। तो फोर्थ का आंसर क्या है, वो क्या करता है, रिड्यूसिंग इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, की वो इंटेस्टाइनल से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब ही नहीं होने देगा, या फिर इंक्रीज कर देगा इंसुलिन के सिक्रीशन को फ्रॉम द पेनक्रियाज, या फिर वो इंक्रीज कर देगा इंसुलिन के रिलीज को, या फिर क्या करेगा, वो रिवर्स कर देगा, डाउन रेगुलेशन कर देगा इंसुलिन रिसेप्टर्स का, कि इंसुलिन रिसेप्टर्स एक्टिवेट ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो सॉरी, डाउन रेगुलेशन मतलब इंसुलिन रिसेप्टर्स को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, उल्टा कर देगा। तो इनमें से क्या करेगा सल्फोनाइल यूरिया, तो फोर्थ का आंसर है डी, बोथ, और बी एंड सी आर करेक्ट। ये क्या करेगा, सल्फोनाइल यूरिया जो भी हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है सल्फोनाइल यूरिया के अंदर, वो क्या करेंगे, एक तो पैनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज होने को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, और जो डाउन रेगुलेशन हो रहा है, मतलब जो इंसुलिन रिसेप्टर्स, देखिए मान लीजिए डाउन रेगुलेशन का मतलब है कि जो इंसुलिन रिलीज नहीं होने दे रहे हैं उनको रिवर्स कर देगा। कहने का मतलब अगर ये डाउन हो रहे थे तो अब इन्हें क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा,
ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो बी और सी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर इंसुलिन थेरेपी इन द ट्रीटमेंट ऑफ। देखिए इंसुलिन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है किस ट्रीटमेंट में, जो इंसुलिन थेरेपी है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में, या फिर टाइप 2 डायबिटीज, या फिर बोथ ऑफ अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फिफ्थ का आंसर है, बताइए, ये मैंने अभी बताया है, फिफ्थ का आंसर क्या होगा? अभिषेक कुमार का आंसर सही, विक्रांत सही, सीमा चौहान आपका सही आंसर नहीं है, विक्रांत बिल्कुल सही है। मैंने अभी बिल्कुल बताया है कि देखिए वहां पर बात हो रही थी किसकी, सल्फोनाइल यूरिया की, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इंसुलिन की। और इंसुलिन का कोई रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं होती है किसमें? टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में। अगर किसी को जेनेटिकली ही डायबिटीज 1 है, डायबिटीज मेलाइटस है, तो उसे इंसुलिन ही दी जा सकती है, क्योंकि सल्फोनाइल यूरिया उस पे काम नहीं करती है, और ये हमने जस्ट अभी 1-2 स्लाइड पहले पढ़ा है। नेक्स्ट क्या है? एंजाइम्स इन डाइजेस्टिव फ्लूइड व्हिच इनएक्टिवेट्स इंसुलिन आर। देखिए अगर बात कर रहे हैं ऐसे एंजाइम्स की जो कि हमारे कहाँ पर कहाँ मिलते हैं? हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, हमारे ऐसे डाइजेस्टिव फ्लूइड की बात हो रही है, जो इस टाइप के एंजाइम जो कि डाइजेस्टिव फ्लूइड हैं, जो कि इंसुलिन को इनएक्टिवेट करते हैं, इंसुलिन के फंक्शन को सप्रेस करते हैं। ठीक है, हमारे पेट में ऐसे भी एंजाइम्स हैं जो कि इंसुलिन रिलीज नहीं होने देते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है क्योंकि बॉडी का काम होता है हमेशा बैलेंस करना, ज्यादा है तो कम करना और कम है तो ज्यादा करना, है ना। तो यहाँ पर कौन से एंजाइम्स हैं जो कि इस टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम पूछ रहा है, कौन से हैं जो कि इनएक्टिवेट करता है इंसुलिन को? तो सिक्स्थ का आंसर है बी, पेप्सिन एंड क्रोमोट्रिप्सिन। पेप्सिन और क्रोमोट्रिप्सिन क्या करते हैं? इस टाइप के डाइजेस्टिव फ्लूइड हैं, इस टाइप के फ्लूइड हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ये जो कि इंसुलिन के रिसेप्टर्स को स्टॉप करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अब रिसेप्टर्स ही ब्लॉक हो गए तो इंसुलिन रिलीज नहीं होगा, जब इंसुलिन रिलीज नहीं होगा तो शुगर लेवल हमारा बढ़ेगा, क्योंकि शुगर लेवल बढ़ाना भी देखो इंपॉर्टेंट है। अब आपके मन में ये हो सकता है कि हमें बढ़ाना ही क्यों है शुगर लेवल, कि हमें क्या अपने आपको डायबिटिक होना है कि हमने आपको, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर शुगर लेवल नहीं मेंटेन होगा बॉडी के अंदर तो क्या हो जाएगा? हमें वीकनेस हो जाएगी, हमें फटीग हो जाएगी। फटीग का मतलब थकान होता है ना। तो अगर शुगर नहीं होगा, ग्लूकोज नहीं होगा हमारी बॉडी के अंदर, थकान होगी, टायर्डनेस होगी, बहुत ज्यादा वीकनेस होगी, हो सकता है हम बेहोश होके गिर जाएं। तो इसलिए बोलते हैं ना कि जो डायबिटिक वाले पेशेंट होते हैं उनका शुगर हमेशा मेंटेन होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कम होगा तो वो हो सकता है चक्कर खा जाए, उन्हें थकान रहे, है ना। हाइपोग्लाइसीमिया जैसी कंडीशन हो जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा शुगर लेवल कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इंसुलिन को कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन इनएक्टिवेट कर रहा है? पेप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपरग्लाइसीमिया इज। हाइपरग्लाइसीमिया कौन सी कंडीशन है? जब हमारे ब्लड शुगर, जो हमारा ब्लड ग्लूकोज है, जब वो कम हो जाता है। इसका आंसर आप देंगे, जल्दी से कमेंट करिए। या फिर हमारे यूरिन के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाता है, या फिर जो हमारा यूरिन है उसमें ग्लूकोज कम हो जाता है, या फिर हमारे ब्लड ग्लूकोज, जो हमारा ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया इज, जी बिल्कुल सही है, डी, हाई ब्लड ग्लूकोज। जब हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है? ग्लाइसीमिया, ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है, हाइपर मतलब ज्यादा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम हाइपरग्लाइसीमिया, हाई ब्लड ग्लूकोज इन द ब्लड। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ बायगुआनाइड डेरिवेटिव। जो बायगुआनाइड डेरिवेटिव्स हैं वो क्या है, मतलब उनका वो किसके एग्जाम्पल हैं बायगुआनाइड्स? तो बायगुआनाइड्स किसके एग्जाम्पल है? फेनफॉर्मिन है या मेटफॉर्मिन है या फिर अगार अगार, या फिर बोथ ए और बी है? तो 8 का आंसर क्या है आप बताएंगे? क्योंकि मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया था कि बायगुआनाइड के एग्जाम्पल कौन से थे। मेटफॉर्मिन था, ऑप्शन में दिया हुआ था, लेकिन वहां पर मैंने बताया था फेनफॉर्मिन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ बायगुआनाइड। जो फेनफॉर्मिन है, मेटफॉर्मिन है, वो एग्जाम्पल है किसके? बायगुआनाइड डेरिवेटिव्स के। बायगुआनाइड डेरिवेटिव क्या है? हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के ही सब क्लासिफिकेशन है, उसकी ही एक कैटेगरी है जो कि क्या करती है?
इंसुलिन के एक्शन को बढ़ा देती है। इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है, बढ़ा देती है, जिसकी वजह से शुगर लेवल ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही सही है, इसलिए बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन शुड बी स्टोर्ड एट, जो इंसुलिन है, इंसुलिन को हम स्टोर करके रखते हैं कौन से डिग्री टेम्परेचर पे। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इंसुलिन नॉर्मली हम डीफार्म कर चुके हैं, और नॉर्मल डीफार्म बेसिकली किस चीज के लिए हो रहा है, या फिर गवर्नमेंट उसमें भी हम जा रहे हैं, तो एक तरीके से मेडिकल स्टोर के लिए हम ओपन करते हैं ना। तो वहां पर अगर आपको ये नहीं पता होगा कि इंसुलिन कहाँ हम स्टोर कर रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तो इंसुलिन हम कहाँ स्टोर करते हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप। तो इंसुलिन हम स्टोर करते हैं 2 to 8 डिग्री। तो 9 का आंसर है बी, 2 to 8 डिग्री हम यहाँ पर स्टोर करते हैं इंसुलिन को, मतलब टेम्परेचर यहां तक मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटफॉर्मिन एक्ट बाय, जो मेटफॉर्मिन है वो एक्ट करता है कहां पर। तो पहले तो आप मुझे यहाँ पर ये कमेंट पे चैट बॉक्स में आप ये बताइए कि मेटफॉर्मिन किस चीज का एग्जाम्पल है। अभी मैंने बताया, मैं देख लूंगी, फिलहाल हम ये क्वेश्चन करते हैं, मेटफॉर्मिन एक्ट बाय कहां पर एक्ट करता है, किस चीज के लिए एक्ट करता है। रिलीजिंग इंसुलिन फ्रॉम पेनक्रियास, ये क्या करता है, इंसुलिन को रिलीज करता है पेनक्रियास से, या फिर सप्रेसिंग ग्लूकोजेनेसिस एंड ग्लूकोज आउटपुट फ्रॉम लीवर, या फिर ये क्या करता है, ये सप्रेस करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को। देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है, देखिए आप नियो से समझिए, नियो मतलब न्यू, ठीक है। नियो मतलब आप याद कर सकते हैं, शॉर्ट में बता रही हूँ, नियो मतलब न्यू, और जेनेसिस मतलब किस चीज का बनना, किसकी बात हो रही है, कौन बन रहा है नया, ग्लूकोज बन रहा है। तो ये क्या करता है, ग्लूकोज के जो नया ग्लूकोज बन रहा है उसके बनने को रोकता है, या फिर और क्या करता है, ग्लूकोज का आउटपुट, जो हमारे लीवर से जो ग्लूकोज बन रहा है उसके लीवर से बाहर भेजने को, लीवर से जब ग्लूकोज जा रहा है उसके आउटपुट को रोक रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्या है, अप रेगुलेशन इंसुलिन रिसेप्टर, या फिर जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स को अप रेगुलेट करता है कि इंसुलिन की क्वांटिटी को बढ़ा रहा है, या फिर इनहिबिटिंग डिग्रेडेशन ऑफ इंसुलिन, या फिर इंसुलिन के डिग्रेडेशन को इनहिबिट कर रहा है। इंसुलिन कहीं टूट रहा होगा, कहीं डिग्रेड हो रहा होगा, तो उसको इनहिबिट कर रहा है। तो मेटफॉर्मिन एक्ट बाय, आपने इसमें कैटेगरी नहीं बताई, मैं देख रही हूँ, यस सिर्फ राजी चौधरी ने बताया है, नारायण ने बताया है कि बाइग्वानाइड कैटेगरी है। देखिए आपको कैटेगरी बहुत याद रखनी है, मेटफॉर्मिन फेरमफॉर्मिन क्या है, बाइग्वानाइड कैटेगरी है, जो कि क्या करता है, इंसुलिन के लेवल को कम करता है। लेकिन कैसे कर रहा है, ये क्या करता है, सप्रेस करता है न्यू ग्लूकोज लेवल को बनने के लिए। नया ग्लूकोज नहीं बनेगा, नया ग्लूकोज कन्वर्ट ही नहीं होगा फिर शुगर में, है ना। और अगर ग्लूकोज बन भी गया है तो लीवर उसे बाहर जाने ही नहीं देगा, ब्लड में जा ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से इनहिबिट होता है कौन, शुगर लेवल, ठीक है। तो मेटफॉर्मिन इस तरीके से काम करता है, तो इसलिए बी आंसर सही है मेटफॉर्मिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल विच इनहिबिट थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम सिंथेसिस एक्सेप्ट, ऐसा हमें एग्जाम्पल बताना है जो कि जो थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम है उसको इनहिबिट करता हो, ठीक है। तो कौन सा इनमें से ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। तो 11th का आंसर है आयोडीन, ठीक है। आयोडीन क्या करती है, थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एंटी थायराइड पढ़ रहे हैं, है ना। और एंटी थायराइड का मतलब है ऐसी ड्रग जो कि क्या करेगी, थायराइड को बनने नहीं देगी। थायराइड मतलब T4 और T3 की हम बात कर रहे हैं। ये थायराइड किसके प्रेजेंस में बनता है, तो इसका एक फॉर्मेशन है, मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में अगर समझा देती हूँ, तो हमारे ब्लड से हम क्या खाना खा रहे हैं, हम नमक वाला खाना खा रहे हैं, नमक में प्रेजेंट होती है आयोडीन, ये आयोडीन कन्वर्ट होती है आयोडोनियम आयन में, और फिर उसके बाद थायरोग्लोबुलिन हार्मोन होता है, ये थायरोग्लोबुलिन हार्मोन के अंदर बनते हैं थायराइड, बस मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, ये थायराइड बनते हैं थायरोग्लोबुलिन हार्मोन में। ये थायराइड हार्मोन फिर हमारे फॉलिकल्स में जाते हैं, ये फॉलिकल्स में जाके T3 T4 बनाते हैं, और T3 हमारा यूज हो जाता है बॉडी नीड के लिए, फिजिकल नीड के लिए, जो हमारे पेरिफेरल टिश्यूज हैं,
और T4 यूज हो जाता है हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए। लेकिन कुछ थायरोग्लोबुलिन के अंदर इस टाइप के भी थायराइड हार्मोन रहते हैं जो T3 T4 में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। जो T3 T4 में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं उनका फिर दोबारा से डी आयोडीनेशन होता है। कहने का मतलब वो दोबारा से आयोडीन फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और ये साइकिल ऐसी ही चलती रहती है, थायराइड ऐसे ही बनते रहते हैं। अब थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये आयोडीन जो है वो अपनी फॉर्म को चेंज करता है थायराइड हार्मोन में। अगर हम इस थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर दें तो उससे क्या होगा, ये थायराइड नहीं बनेंगे, है ना। लेकिन जो आयोडीन है, मैंने भी बताया आयोडीन यहाँ पे इसका एग्जांपल क्यों है, क्योंकि आयोडीन जब आयोडीन हम ले रहे हैं तो आयोडीन ही तो कन्वर्ट कर रहा है उसे थायराइड हार्मोन में, T3 T4 बनने में हेल्प कर रहा है। तो अगर हम बोलते हैं ना कि आयोडीन कम लो, देखिए दो टाइप के होते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी अराइज हो सकता है आपके मन में कि हम तो ये बोलते हैं आयोडीन वाला नमक खाओ, लेकिन नहीं, कहीं कहीं अगर बहुत ज्यादा T3 T4 बन रहे हैं, अगर हाइपर थायरॉइडिज्म हो गया है तो वहां पर हम बोलते हैं आयोडीन नहीं लेने के लिए। आयोडीन आपको कम खाना है, नमक आपको कम खाना है, और आयोडीन की प्रेजेंस में ही हमारे क्या बन रहे हैं, T3 T4 बन रहे हैं। इसलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या है, 11th का एग्जाम्पल है आयोडीन। और ये सारी जो ड्रग हैं वो क्या है, वो थायराइड पेरोक्सीडेज इनहिबिटर हैं। लेकिन जो आयोडीन है, आयोडीन इज द एग्जाम्पल ऑफ किसके लिए, थायराइड स्टिमुलेंट, क्योंकि आयोडीन की प्रेजेंस में ही थायराइड बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोएक्टिव आयोडीन दैट डिस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू। ऐसे रेडियोएक्टिव ऐसे आयोडीन जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं थायराइड टिश्यू को। हम बोलते हैं ना कि रेडियोथेरेपी हुई है, फला आदमी की रेडियोथेरेपी हुई है, तो रेडियोथेरेपी मतलब एक तरीके से रेडिएशन के थ्रू थेरेपी होना, ठीक है। अब रेडिएशन के थ्रू होने का मतलब है कि ऐसी हम किसी के प्रेजेंस में रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, और थायराइड में हम किसकी रेडिएशन दे रहे हैं, अगर डिस्ट्रॉय में करना है, दैट डिस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू आयोडीन 131 और आयोडीन 125, ये आपको याद रखना है। तो दोनों ही एग्जाम्पल हैं जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं थायराइड टिश्यू को। जब थायराइड टिश्यू ही नहीं रहेगा, जब थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल ही नहीं रहेगा, जब ये टिश्यू ही डैमेज हो जाएगा, तो क्या ये T3 T4 बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। इसलिए इसका आंसर 12th का आंसर है A एंड B। चलिए नेक्स्ट है वर्क ऑफ थायोसाइनेट। जो थायोसाइनेट है उसका क्या काम है, जो थायोसाइनेट ड्रग है वो क्या है, हमारी ड्रग है जो कि एंटी थायराइड ड्रग है। ऐसी ड्रग जो कि थायराइड लेवल को क्या कर रही है, डाउन कर रही है। थायोसाइनेट का काम क्या है, इनहिबिट आयोडीन ट्रैपिंग, या फिर इनहिबिट हार्मोन रिलीज, या फिर डिस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो 13th का आंसर है ए। आपको ये याद रखना है, जो थायोनेट है वो क्या करता है, आयोडीन के ट्रैपिंग को ही इनहिबिट कर देता है। कहने का मतलब है कि ब्लड से जो हमारी बॉडी के अंदर जो आयोडीन आ रहा है, वो आयोडीन अब यहाँ पर आ ही नहीं पाएगा हमारे फॉलिकल के अंदर। जब आयोडीन नहीं आ पाएगा तो आयोडीन किसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, थायराइड में, ठीक है। तो अगर हमने इस आयोडीन को ही ब्लॉक कर दिया, इसकी ट्रैपिंग को ब्लॉक कर दिया, इसके रास्ते को बंद यहाँ से ब्लॉक कर दिया, ठीक है, तो जब यहाँ पर हमने इसके रास्ते को ब्लॉक कर दिया है तो आयोडीन अंदर नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इनहिबिट्स थायराइड हार्मोन रिलीज। इनमें से ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि थायराइड हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करती है। अगर बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन बन रहा है, बहुत ज्यादा थायराइड बन रहा है हमारी बॉडी के अंदर, तो इनमें से एक ऐसी ड्रग है जो कि इनहिबिट करती है थायराइड हार्मोन के रिलीज को। तो उसका आंसर है लिथियम। लिथियम क्या करती है, जो थायराइड फॉर्मेशन हो रहा है, जो थायराइड फॉलिकुलर बताया था ना मैंने, थायराइड ग्लोबुलिन फॉलिकुलर, इसके अंदर यहाँ पे हमारे T3 T4 बनते हैं, है ना। तो लिथियम क्या करता है, इसके फॉर्मेशन को ही इनहिबिट करता है। भाई जो भी कोलॉइड्स, जो भी रिएक्शन हो रही है जो कि इस फॉलिकल को फॉर्म कर रहे हैं, लिथियम इस फॉर्मेशन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। डिक्रीज द कोलॉइड फॉर्मेशन विद इन द थायराइड फॉलिकल या फिर थायराइड ग्लोबुलिन फॉलिकल। तो इसके अंदर जो कोलॉइड फॉर्मेशन हो रही है, कोई भी जो केमिकल रिएक्शन इसके अंदर हो रही है जो कि कन्वर्ट करें T3 T4 को, वो ही नहीं करने देते हैं हमारे लिथियम जो ड्रग होती है। नेक्स्ट है ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज। अगर बहुत ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन रिलीज होगा तो उस एक्सेसिव मतलब अपार, बिल्कुल अति हो गई है थायराइड हार्मोन की, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, क्या हम थायरोटॉक्सिकोसिस कहेंगे, या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म कहेंगे, या फिर ट्राइआइडोथायरोनिन कहेंगे, या फिर थायरोक्सिन कहेंगे। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, थायरोटॉक्सिकोसिस।
तो आपको ये याद रहेगा। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लास को एंड करती हूँ। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो भी मैंने आज क्लास ली है, तो आपको समझ आई होगी। मैं देख रही हूँ आप लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप बहुत जिज्ञासा के साथ, बहुत ज्यादा एकदम डेलिब्रेट होके पढ़ रहे हैं, एकदम बिल्कुल डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है। हेलो, हेलो। यस मैम। हेलो, गुड जी इवनिंग। जी, आपको टॉपिक समझ में आए? जी मैम, समझ में आया टॉपिक, हमको अच्छा लगा मैम। थैंक यू सो मच, बताइए। जी मैम, ये पूछ रहा था हम्म। मैम, मॉक टेस्ट देना जरूरी है क्या? हाँ, उससे आपकी ही हेल्प होगी ना। जी मैम, तो मैंने तो अभी नहीं दिया है मैम। तो कोई बात नहीं, दे दो, उसमें क्या है। नहीं दिए तो मैम, नहीं देंगे तो? नहीं देंगे तो कोई तुम्हारे पैसे तो नहीं काट लेगा एक्स्ट्रा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपकी ही सहूलियत के लिए, मतलब आपके लिए। एग्जाम तो दिल। अच्छा है, अगर देंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी और क्या, आप पता लगा पाएंगे आप कितने पानी में हैं। जी अपने आप मैम। को जज करो। देखो, अगर अपने आप को ही जज नहीं करो, कोई आपको जज नहीं कर रहा है यहाँ पर, कोई आपको ऐसे देख नहीं रहा है कि कितना सही कितना गलत। बस ये है कि आप अपने आप को खुद जज करो कि मैं कितने जी। पानी में, मैं कितना सही कर सकता हूँ, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। जी मैम। हम्म। टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए अगर पूछ रहे हैं तो, वरना फिर मैं एंड करती हूँ क्लास। अनिल कुमार बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम अभी और भी लगेगी क्या क्लास? आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर क्लास लग रही होगी, है ना। ओके मैम। हाँ जी। सागर जायसवाल। यस मैम। जी बोलो। मैम मैं कह रहा था कि मुझे मतलब पीडीएफ नहीं मिलेगा क्या मैम? मतलब जो आप लोग पढ़ाते हैं इसका पीडीएफ नहीं उस पे शो करता है मैम। आपका, आप देखिए, आपको पीडीएफ शो जरूर होगा, मुझे भी पीडीएफ शो हो रहा है, दिखा रहा है, उसमें नोटिफिकेशन आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत है ना, तो आपको जो कांटेक्ट नंबर दिया गया है आप उस पर कांटेक्ट कर लो। मैं ये कहना चाहता हूँ मैम कि मतलब ये हम्म। मैं पढ़ा हूँ, मैं रिवीजन के लिए, फिर एक तो स्क्रीनशॉट नहीं होता है इस पे, फिर मैं रिवीजन के लिए अगर फिर इस टॉपिक को मैं देखूँ तो मैं देख नहीं सकता हूँ। तो ये जो आप लोग पढ़ा रहे हैं तो ये पीडीएफ उस पे तो शो करना चाहिए ना, पोर्टल पे। देखिए, शो कर रहा है, मैंने फिर कहा वहां पे शो कर रहा है। ठीक है, आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ये हो सकता है आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आपको तब भी दिक्कत हो रही है कि आपको नहीं मिल रहा है, तो एक जो कांटेक्ट नंबर आपको दिया गया है ना, एक फोन नंबर दिया गया है कि अगर आपको कोई भी ऐप से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड हो तो आप क्वेश्चन पूछ लें, वहां पर आप कॉल कर लें, तो आप वहां पे कॉल करके पूछ लो। ओके मैम, ओके और क्या। ठीक हेलो। हेलो। जी बोलिए। जी मैम, मॉक टेस्ट कैसे देंगे? उसको हमारे में नहीं शो कर रहा है। मॉक टेस्ट के लिए आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि आप मॉक टेस्ट इस टाइम दे सकते हैं। आप नोटिफिकेशन, आप अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है ना, आप नोटिफिकेशन जरूर ऑन करो। अब मुझे भी पूरे दिन ऑन नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि इस मैम टाइम मॉक टेस्ट हो रहा है, इस नोटिफिकेशन टाइम। नोटिफिकेशन तो ऑन है मैम, लेकिन आता नहीं है, एक आध बार नेटवर्क स्लो रहता है। देखिए, जब आप वहां पर क्लिक करते हैं ना, जी। तो वहां पर ओपन हो जाता है मॉक टेस्ट। वहां पे आपको कुछ लिखा होगा कि अपना नाम और ये सब करके रजिस्टर करना होता है। तो बस आप वहां पे स्टार्ट करो मॉक टेस्ट। फोन नंबर दिया गया है, वहां पे कॉन्टेक्ट कर लेना, है ना। और जी। नोटिफिकेशन ऑन करिए। शिवांशु। जी बोलिए शिवांशु। हेलो। जी बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम एक्चुअली मैम मैं ये बात कह रहा था कि एग्जाम टू लैंग्वेज में आएगा ना? हाँ। हिंदी इंग्लिश में, दोनों में? बोथ बोथ। बट मैम मतलब कि स्टेप बाय स्टेप होगा या टू साइडेड दोनों प्रिंट होगा?
मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, एक पेज पे एक ही टाइप का होगा या फिर, अच्छा देखिए इसका भी कोई या पेपर सेटिंग का कुछ ऐसे नहीं पता कि पेपर सेटिंग कैसे होगी। एक क्वेश्चन की ओके एक तरफ हिंदी होगा या इंग्लिश होगा। वैसे ज्यादातर या जितने भी मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखे हैं वो ऐसे ही देखे कि एक तरफ इंग्लिश होता है और दूसरी साइड हिंदी होता है। ओके हाँ, थैंक यू मैम। हाँ, किस तरीके से पेपर सेट करेंगे। ओके मैम। आपको आज का चैप्टर, आपके जो आज जो टॉपिक पढ़ाए हैं वो आपको समझ आए हैं? जी मैम, थोड़ा इंग्लिश ऐसा ही है अपना, क्योंकि हिंदी मीडियम से किए हैं ना हम। तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर हिंदी में ही तो समझाया जा रहा है। बस देखिए वहां पर लैंग्वेज आपको इंग्लिश दे दी गई है, लेकिन हम हिंदी में समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन या फिर भी अगर आपको कहीं भी ऐसा दिक्कत हो रहा है कि हो सकता है, देखो हो सकता है कि मेरी लैंग्वेज में दिक्कत हो रही हो सकता है आपको मेरे प्रोनाउंसिएशन जो मैं बोलना चाह रही हूँ वो आपको नहीं या समझ में आ रहा हो, तो आप बेशक बोल सकते हैं कि मैम आप इस बात को हिंदी में समझा दो। नो मैम, आपके जो प्रेजेंटेशन है वो काफी वेल है, एंड लैंग्वेज भी आपकी बहुत क्लियर है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ रहा है। और देखिए हर कोई टीचर यही कोशिश कर रहा है कि आपको हिंदी में भी समझ में आए। अगर क्वेश्चन समझ गए ना आप, तो आंसर उसका बहुत टफ नहीं है आपके लिए। ओके थैंक यू सो मच मैम। चलिए ठीक है। ओके, सभी को थैंक यू सो मच। और पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए। उससे आप अपने आप को ही जज करेंगे, अपने आप को ही देखेंगे, क्लियर हो जाएगा आपका माइंड कि आप कितने पानी में हैं। तो ओके, ठीक है, चलिए मैं एंड करती हूँ। सभी को थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। टेक केयर।